आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं जहां इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। ये इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात से इसलिए भी कुछ मुख्तलिफ है कि यहाँ एक ऐसा बेटा मैदान में है जो अपनी वालिदा की मुहिम चला रहा है। वजह ये बनी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार सगीर की हादसाती मौत के बाद उनकी अहलिया ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन इद्दत के बायस वो इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकी। फिर ये था कि जो उनके बेटे थे जो कि इस्लामाबाद में तालीम हासिल कर रहे थे, इंतहाई कम उम्र बेटे, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का रुख किया और वालिदा के लिए इलेक्शन मुहिम चलाना शुरू कर दी। ये मुहिम वो किस तरह से चला रहे हैं और सरदार सगीर के साहिबजादे अहमद सगीर को क्या उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर की अवाम उनका कितना साथ देगी, शेब ने उनसे बात की, आपको दिखाते हैं। पूंछ डिवीज़न का 5वां हल्का LA-22, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर MLA मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे सगीर साहब। एक हादसा हुआ और सगीर साहब इस दुनिया से चले गए। मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके थे और इस दफ़ा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ रहे थे। कैंपेन बड़ी इफ़ेक्टिव थी, यहाँ लोग बड़ा उन्हें पसंद करते हैं, बहुत काम उन्होंने यहाँ करवाया, लेकिन जाहिर है मौत का पता नहीं होता। एक ऐसा हादसा हुआ, उनकी गाड़ी गिर गई दरिया में और उसके बाद 8-9 दिन बाद उनकी बॉडी रिकवर हुई। 19 तारीख को बॉडी रिकवर हुई और उसके बाद 21 तारीख को तदफीन हुई। इस एक हादसे ने उनके घर के बच्चों को, जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, वक्त से पहले वो जिम्मेदारी के एहसास ने बड़ा कर दिया। अब जब बात हम करें कि बड़ा कर दिया, 3 बेटे उनके, जो दूसरे नंबर का उनका बेटा है 21 साल उसकी उम्र है, बिज़नेस पढ़ रहा है वो इस्लामाबाद से। अहमद उनका नाम है, आज साथ मौजूद भी हैं हमारे, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त अपनी वालिदा की कैंपेन लड़ रहे हैं। सगीर साहब के इंतकाल के बाद अब जो उनकी अहलिया हैं अभी वो इद्दत में और वो उस टिकट पे इंतखाब लड़ेंगी। अहमद उनका बेटा इस वक्त एक्टिवली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल कैंपेन्स को रन करता हुआ। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अहमद बहुत दुख, बहुत अफसोस आपके वालिद साहब के इंतकाल का, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और आप सबको बहुत सब्र दे, आपको, आपकी वालिदा को, आपके दोनों भाइयों को, आपके पूरे ख़ानदान को। ज़ाहिर है एक ये जो हादसात होते हैं इससे मुताल्लिक कभी हम इमेजिन नहीं कर पाते, हम तसव्वुर नहीं कर पाते। इंसान बीमार हो तो और मामला होता है। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा अगर रिकॉल करें, अब्बू जब गए थे उससे पहले की आखिरी मुलाकात, उनकी कुछ बातें पहले वो शेयर करें, फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए हमारे पास। वो इस तरह था कि अब्बू जब PTI का हिस्सा बने तो अब्बू ने 5-6 दिन अपने इस्लामाबाद में लगाए। तो इस्लामाबाद में लगाने के बाद 8 तारीख को अब्बू का पहला दिन था हल्के के अंदर। तो वो एक रैली की सूरत में, क्योंकि लोग इस्तकबाल कर रहे थे उनका टंगटलकोट पुल के ऊपर जहाँ से उनका हल्का शुरू होता है, तो वहाँ अब्बू के साथ जब हमें पता लगा किस तरह इस्तकबाल है, मैं अक्सर अब्बू के साथ यहाँ हल्के में आता था उनके साथ एक ड्राइवर की हैसियत से। तो उस दिन भी मैं उनके साथ उनकी गाड़ी चला रहा था। तो वो एक आखिरी सफ़र उनके साथ जो तय किया, फिर यहाँ से जब वो फंक्शन में बैठे थे तो मैंने इस्लामाबाद क्योंकि पहुँचना था एक फंक्शन में, तो मैंने उनसे जब इजाज़त ली तो वो जो मैंने उनसे कान में जाके स्टेज में बैठे हुए इजाज़त ली, तो वो वाला वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा, वो वाला आखिरी सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। उसकी कई खूबसूरत यादें हैं। अब्बू जब सनरूफ से बाहर निकले तो मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकले, लोगों को जब वो कह रहे थे, फिर जब उनको लोग कांधों में उठा रहे थे तो तब भी मैं उनके पीछे खड़ा था। तो उस सफ़र की बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें जो वो हमेशा दिल में बसी रहेंगी। अहमद, आपने कहा आप ड्राइवर के तौर पर उनके साथ रहते थे, ऐसा भी था कि अगर आपने इस्लामाबाद ना जाना होता तो उस दिन भी आपने लेकर जाते, आप ही ड्राइवर होते? बिल्कुल, मैं अक्सर अब्बू के साथ जब भी मैं आता था तो उनकी गाड़ी में खुद ड्राइव करता था। तो अगर तो मतलब मैं यहाँ उनके साथ रुक जाता तो फिर ऑफ कोर्स मैं उनकी गाड़ी खुद ही चला रहा होता और वापसी में मैं खुद ही लेकर जाता। पॉलिटिकली अगर हम देखें, जितना उन्होंने यहाँ पर काम किया है एज ए पॉलिटिकल लीडर हियर, थोड़ा सा शेयर करेंगे इलाके के लिए, फलाह बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या उनकी खिदमत रही हैं यहाँ पर? इस तरह से बहुत सारे अब्बू ने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का अब्बू को टेन्योर मिला खिदमत खल्क करने का। पहले 5 साल उन्होंने मेंबर कश्मीर कौंसिल बन के लगाई इस हल्के के अंदर,
बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में, मतलब हमें अभी पता लगता है चीज़ों के बारे में, तो अब्बू ने मीरपुर में रोडें दी हुई हैं। अब्बू ने, उस दिन हम बाग गए तो वहाँ ही कहते हैं कि आपने वाटर सप्लाई का कोई प्रोजेक्ट यहाँ दिया था, आपके अच्छा, आपको मालूम ही नहीं था? हमें नहीं मालूम था। मुजफ्फराबाद में दिया, धीरकोट में दिया। तो इस तरह अब्बू ने अलावा भी 5 साल अब्बू ने जब मेंबर कश्मीर कौंसिल बन के लगाए तो अब्बू ने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर काम कराया। बिलखुसूस अपने हल्के के अंदर तो अब्बू ने उस टाइम, मतलब पहले हमारे हल्के में लोगों को पता भी नहीं होता था कि हमारा कोई मेंबर कश्मीर कौंसिल भी होता है, उसका कोई फ़ंड भी होता है और कितना फ़ंड होता है। तो यहाँ के लोग कहते हैं, लोग ये गवाही देते हैं कि मेंबर कश्मीर कौंसिल का फ़ंड इस हल्के के अंदर इंट्रोड्यूस कराना का जिम्मेदारी मेरे अब्बू ने ली और मेरे अब्बू ने इंट्रोड्यूस कराया। अब्बू की कभी ख्वाहिश थी आप भी पॉलिटिक्स में आए? नहीं, अब्बू हमेशा से कहते थे कि ये बहुत मुश्किल खेल है और बहुत गंदा खेल है। तो मैं इन लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, उसके बाद अगर पैशन होया तो अक्सर अब्बू के साथी उनसे जब पूछते तो वो यही जवाब देते कि अगर होया पैशन कर सकते हो तो वो अपना है। मगर ये है कि वो अक्सर कहते थे कि मैं इतना बताऊँ कि ये बहुत मुश्किल खेल है, उसमें बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। अब्बू के इंतकाल के बाद जब ये फ़ैसला करना पड़ा कि अब कौन इंतखाब लड़ेगा, कौन उनकी जगह पर आएगा, और फिर जब ये फ़ैसला हुआ कि आपकी वालिदा आगे आएंगी, ये कितना मुश्किल फ़ैसला था? इसकी डिस्कशंस में कौन कौन शामिल रहा और क्या ऑप्शंस रहीं? ये जब हम तो इस दर्द और दुख से अभी तक बाहर ही नहीं आए थे। हम तो गम की कैफियत में थे, हमारा पूरा ख़ानदान हमें गम की कैफियत में थे। मगर क्योंकि कागज़ात जमा कराने की आखिरी डेट थी, नज़दीक 3 दिन या 4 दिन बाद कागज़ात जमा कराने की आखिरी डेट थी, और वालिद साहब क्योंकि पीटीआई का टिकट लेकर हल्के में आए हुए थे, उनके पास पीटीआई का मैंडेट था, तो उसमें फिर हमारे अवाम के लोग जो अब्बू के वोटर सपोर्टर थे, उनकी ये ख्वाहिश थी, उनका ये मशवरा था कि हम लोग जल्द से जल्द कोई बंदा इंट्रोड्यूस करें। हमारी अपनी राय थी, क्योंकि वालिद साहब ने एक चीज़ के पीछे अपनी जान दे दी, तो हमने कहा जितना उन्होंने कर दिया वहाँ तक ही छोड़ देते। मगर लोगों की राय थी कि इसको आगे लेके चलें, क्योंकि उनका एक मिशन था, उनका एक कॉज था, उनका एक नज़रिया था। तो उस सूरत में फिर ये लोगों ने, मतलब हमारी कोई फैमिली की मीटिंग नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लोगों ने यहाँ इसी लॉन में पूरे हल्के का एक इजलास आया, लोगों का एक वफद आया, उन्होंने आपस में तय किया, बल्कि जो उनकी पहली मीटिंग हुई उसमें हमारी फैमिली का कोई बंदा मौजूद नहीं, तो उन्होंने आपस में एक मीटिंग की, फिर हम आए। तो उसमें उन बहुत से लोगों की राय थी, तो अक्सरियत लोगों की यही राय थी कि मेरी वालदा को आना चाहिए, क्योंकि मेरे और मेरे बड़े भाई की उस तरह एज पूरी नहीं थी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो लोगों ने फिर वालदा की राय दी। तो फिर कुछ लोगों ने फिर मेरे ताया अबू जान, जो हमेशा से पापा की ज़िंदगी में भी हमारे और हमारे ख़ानदान के फ़ैसले जो मेरे बड़े ताया अबू इलियास साहब वो करते हैं, तो उनके बाद भी फिर वही करते थे, मगर कुछ लोगों ने उनके ऊपर छोड़ा। तो फिर ज़ाहिर है जो लोगों की राय थी उसी के हिसाब से ताया अबू ने कहा कि बस ठीक है, जो लोगों की राय उसी में हम फिर सबीलिल्लाह कहेंगे। और मेरी अम्मी इस टाइम इद्दत में, मैं फिर भी क्योंकि लोगों का एक वो था, तो इस वजह से हमें। जब ये बात वालिदा को बताई गई कि यही सब ने डिसाइड किया, ये ख़ानदान वालों ने, यही अहले इलाका ने डिसाइड किया, बल्कि एक रिक्वेस्ट लेके डेफिनेटली आप लोग गए होंगे अपनी वालिदा के पास, तो फिर वालिदा ने क्या कहा? मेरी वालिदा को हमेशा से सियासत से बहुत सख्त नफ़रत थी, बल्कि वालिदा अक्सर वालिद साहब को कहती थी कि आप ये छोड़ दें, क्या करें। फिर अक्सर जब हम कहते थे कि हम सियासत करेंगे, तो वालिदा कहती थी कि मेरा जो भी बेटा सियासत करेगा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतनी ज़्यादा अगेंस्ट थी? बिल्कुल, वो पॉलिटिक्स से बहुत अगेंस्ट थी। वो कहती थी कि बहुत मुश्किल और बहुत अजीब सा काम है। अहमद, अपने आप को बड़ा कंपोज रखा हुआ है आपने, आई एम श्योर जब बाहर भी आप निकलते होंगे, लोगों से गुफ्तगू करते हैं, कंपोज रखते हैं, लेकिन जब अकेले में आकर बैठते हैं उस वक्त भी कंपोज रख पाते हैं, उस वक्त आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं? नहीं, इस तरह के हम इलेक्शन कैंपेन में तो अक्सर हम कहीं जगह जाते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे दर्दनाक बातें होती हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, मतलब वो उनके कोई किस्से सुनाते हैं लोग, कुछ कहते हैं। वो अक्सर अभी तक, इवन कल का भी मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग हमें भी रुला देते हैं, ख़ुद भी रो जाते हैं। अब्बू की कौन सी बात इस वक्त याद आ रही है? अब्बू की हर बात ही, अब्बू अक्सर बातें करते थे। वो अक्सर अब्बू का मुझे एक चीज़ बहुत याद आती है, ये आजकल इलेक्शन में क्योंकि हमारे साथी हमारे साथ होते हैं, तो अक्सर अब्बू, अब 2016 में अब्बू जा रहे थे रिज़ल्ट लेने, तो अब्बू के साथी उनको अकेला नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे हम लोगों को ला रहे हैं, ये वो अरेंजमेंट्स कर रहे थे। तो अब्बू की एक वो बात थी, अब्बू ने कहा था कि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है, तो छोड़ दो आप लोग। वो बात है, वो हर जगह हर वक्त मेरे दिमाग और ज़हन को मान में रहती है हमेशा। कभी कहीं से गुजरते अब्बू की तस्वीर नज़र आ जाती होगी बैनर्स पे, रुक जाते हैं कुछ लम्हे के लिए? मतलब अक्सर मैं इलेक्शन ऑफिस में जाता हूँ तो लोग बात कर रहे होते हैं, तो मेरी नज़र अब्बू की जो तस्वीर है उसमें रुकी रहती है।
वो तो एक ज़िंदगी भर का ये एक सिलसिला है। मतलब ये जहाँ भी मुझे अब्बू की तस्वीर नज़र आएगी हमेशा मेरी नज़रें उधर ही ज़ाहिर रुकेंगी। कितने पुरुमीद हैं, या कहना चाहिए कि 100% यकीन है कि अब वालिदा भी उसी तरह से आगे लेकर चलेंगे उस मिशन को जो वालिद साहब लेकर चले थे? हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरी वालदा, फिर इसके साथ साथ मेरे बड़े भाई जनाब सरदार तकमील इलियास साहब, जो कि मैं उनको अपना कायद कहता हूँ और कायद कश्मीर कहता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो वालिद साहब के वो क्योंकि हमें लीड कर रहे हैं, उनकी क़यादत में हम, तो इंशाअल्लाह ताला तनवीर भाई ने बहुत अपने फंक्शन में भी उन्होंने ये बात बरमला कही है कि मैं अगर उनका ताल्लुक़ बढ़ा ना सका तो उसे कम भी नहीं होने दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद, आप साथ मौजूद थे, अपने वक्त भी निकाला और हम यहाँ पर मौजूद थे। अहमद से गुफ्तगू करते हैं कि ज़ाहिर अहमद ही है इस वक्त जो यहाँ पर इस कैंपेन को रन कर रहा है। शाहिदा साहिबा जो उनकी वालिदा हैं उनकी कैंपेन को रन कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तो अब ज़रा मौसम की बात करते हैं जिसने कराची वालों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है। कल काफ़ी इंतज़ार होता रहा, अभी तक चल रहा है। मैं और शेब ये सोचते रहे कि कल मौसम दोबारा अच्छा होगा तो हम दोबारा से सी व्यू पे जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। कुछ देर के लिए बादल आए लेकिन बरसे नहीं, थोड़ा सा मायूस हो गए। दिन भर सख्त गर्मी थी और ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि शायद हफ्ते का जो दूसरा रोज़ है इतनी गर्मी में गुजरेगा। सूरज आज भी आंखें दिखा रहा है, आज भी पारा हाई है, लेकिन क्या मौसम बदल सकता है और क्या बादल आएंगे और क्या बरसेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं जो मुझ समेत कराची की आवाम जानना चाहती है। इसलिए हमने रब्ता किया है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो बारिश की पेश गोई थी, ये कहा जाता है कि पूरा हफ्ता ही मौसम कराची में बड़ा सुहाना रहेगा, लेकिन कल भी बारिश नहीं हुई। आज क्या होने जा रहा है? आज ऐसा है कि बादल बरसेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, थ्रू आउट की पेशन गोई तो नहीं थी, यही था कि बीच में गैप्स आएंगे और वक्फे से हो सकती है। तो असल में जो लो प्रेशर एरिया मौजूद है वो कराची की जनूब मशरक़ में मौजूद है। अच्छा। अब उनके ज़्यादा फासले, उसका इन्फ्लुएंस परसों तो सुबह आ गया था और दिन में बारिश हुई, उसमें दोपहर तक हुई कई एरियाज़ में, और कल वो उसका मतलब कोई उसकी वजह से जो मॉइस्चर या हवाएं यहाँ तक पहुँचनी थी वो नहीं आई और नहीं हो सकी। और आज जब तक वो मौजूद है, जब तक चांस रहेगा और वो मौजूद रहेगा लो प्रेशर एरिया इधर कराची के जनूब मशरक़ में, और फिर जनूब से होता हुआ आगे निकल जाएगा समंदर में से ओमान की तरफ, तो चांसेस होंगे आज भी लेट इवनिंग या नाइट में चांसेस हैं, और इसी तरह से कल और परसों भी इम्कान है। तो ये 2 दिन हैं, जब तक कि लो प्रेशर एरिया आपके एरिया के अराउंड मौजूद है तब तक चांस रहेगा। सही। अच्छा सरफराज साहब, एक और चीज़ ज़रा बताएगा। ये कहा जा रहा था कि मॉनसून का ये पहला स्पेल है, स्पेल का आगाज़ हो गया है, तो अभी हम इसे कह सकते हैं कि पहले स्पेल का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि बारिश तो एक ही दिन हुई ना? जी ज़ाहिर है, बारिश तो एक दिन हुई, लेकिन उसको हम पहला स्पेल ही कहेंगे क्योंकि मानसून की पहली बारिश है कराची में, और थरपारकर वगैरह या दूसरी साइड्स पे तो पहले हो गया था, पिछला एक स्पेल आया था एक से 2 दिन, लेकिन कराची के लिए तो वही हम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये स्पेल कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसमें ब्रेक आ गई चूँकि कल भी नहीं हुई और आज भी दिन ये एक आम कराचीआइट का सवाल भी है सरदार साहब, कि जब कहते हैं बारिश अभी नहीं होनी, चंद दिन बाद होनी तो बारिश हो जाती है, जब कहते हैं बारिश 3 दिन होनी है तो बारिश रुक जाती है। तो क्या हमारा सिस्टम अपग्रेडेड नहीं है? क्या हमारे पास वाकई आलात की कमी है, सिस्टम ख़राब है कि हम बता नहीं पाते, या किस्मत कुछ ऐसी है? नहीं, एक्चुअली ये होता है कराची की थोड़ी सी मतलब टिपिकल सी होती है सिचुएशन के कराची के अराउंड जब सिस्टम मौजूद है तो उसको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। यानी ये 7-8 जुलाई से कह रहे थे हम कि 14 के बाद आएगा जो स्पेल, पहले आ गया था। उसकी वजह ये थी कि जी दुनिया के जो लो प्रेशर एरिया बे बंगाल पे बना था वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया पे मौजूद है, और जब वेस्टर्न इंडिया पे पहुंचता है तो उसके असरात हमारे एरिया तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली उसकी वजह से हम कह रहे थे कि 15 और 16 को अच्छा स्पेल है और हो सकता है 14 को भी हो जाए, लेकिन ये 12 को जो है ये अरेबियन सी में एक डेवलपमेंट हुई जिसे चलिए वो तो डेवलपमेंट सेपरेट हो गई, लेकिन अभी जो आपने 14, 15, 16 का है, स्टिल हम एक्सपेक्ट करें आज कल परसों बारिश? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आज लेट इवनिंग और नाइट में चांसेस हैं। कितने फीसद चांसेस हैं? दिन में चांसेस नहीं है और रात में अलबत्ता चांसेस हैं, और इसी तरह से कल और परसों भी है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम आपके एरिया के करीब मौजूद है, लो प्रेशर एरिया का सिस्टम,
तो तब तक हम रूल आउट तो नहीं कर सकते, इसमें चांसेस रहते हैं। सही है, यानी कराची वालों को आज लेट नाइट कल और परसों जो है ऐसा मौसम मिल सकता है कि वो बारिश को एंजॉय कर सकें। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि कराची में शासो नादिरी बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, नहीं ज़्यादा होती पानी तो आ जाता नहीं है। बेहद शुक्रिया सरदार साहब, गुफ्तगू कर रहे थे। चलें आगे और एक और मौजू की जानिब हमें ज्वाइन करेंगे अब कुछ ऐसे होनहार तालिब इल्म जो ड्रोन्स की तैयारी में बड़ी महारत रखते हैं। हम बात करें नर्स एयरवर्क्स की टीम का हिस्सा नौजवान हमारे जिन्होंने हाल ही में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम चैलेंज 2021 में रनर अप पोजीशन हासिल की है। नास्ट एयरवर्क्स टीम गुज़श्ता 5 साल से ड्रोन्स तैयार कर रही है। उस टीम का हिस्सा है जनाब बिलाल नदीम, शामिर खान, नताशा फातिमा एंड उज़ैर भट्टी, और ये चारों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सबको वेलकम कहेंगे एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लेडीज़ फर्स्ट, आपसे हम नताशा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, थोड़ा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस इवेंट से मुताल्लिक कि चैलेंज क्या था। बेसिकली जो यूएस चैलेंज होता है, ये IMEC की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके में, वो कंडक्ट करती है हर साल, और उसमें पूरी दुनिया भर से कोई 30 से ज़्यादा टीम्स आती हैं। अच्छा। ग्रीस से, श्रीलंका से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक से बहुत सारी कंट्रीज़ आके compete करती हैं। और बेसिकली कंपटीशन का मकसद ये होता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इतना केपेबल बनाना कि वो खुद ही से ड्रोन को डिज़ाइन करें, मैन्युफैक्चर करें और फिर उड़ाएं। यानी जितने चैलेंजेस दरमियान में सबको खुद ही फेस करें। तो ये मुश्किल कितना था? क्योंकि मुझे तो सुन के इतना मुश्किल, ड्रोन चपाती बना। मैं तो पहले पूछ रहा था, मैंने जो नाज़रीन को बताया तो ठीक है ना, मुश्किल सी बात है। ये वाकई सही बताया है शुएब ने, कुछ गलत तो नहीं बताया? क्या ऑब्वियसली मुश्किल तो होता है। मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ थी? सबसे ज़्यादा मुश्किल ऑब्वियसली वो ऑटोमेशन वाला पार्ट होता है। मतलब ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा रातें लगती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्पेशली कोविड की वजह से भी फ़्लाइट टेस्ट्स कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। राइट। और उनकी वजह से हमारी ऑटोमेशन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। ठीक है शामिर, मुझे आप बताइएगा ये जो एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी आपने बनाई है क्या थी, क्या इसमें डिफरेंट था? डिफरेंट इस टेक्नोलॉजी में ये था कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर हमारा जो ड्रोन था उसका विंग और फ्यूज़लाज दोनों मर्ज थे। अच्छा। जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा इस तरह होता है कि हमें लिफ्ट बहुत अच्छी मिल जाती है ड्रोन को, और जो सेकंड चीज़ है जो एयर ड्रैग जिसे कहते हैं या एयर रेजिस्टेंस जो हमें मिलती है वो कम हो जाती है। जिसकी वजह से हमारी ड्रोन की स्पीड बढ़ जाती है और ड्रोन का जो लिफ्ट है हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। जो सेकंड चीज़ इसमें थी वो थी कि हमारा ड्रोन टेललेस था। जिसकी वजह से जो टेल की जो वेट होता है वो एक तो आपका मिनिमाइज हो गया या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि टेल है ही नहीं। राइट। और सेकंड थिंग जो है जिसकी वजह से हमें जो ड्यूरेशन है, क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो हमारी टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है। अब हमने जब टेल हटा दी और उसका वेट कम कर दिया, उसकी वजह से हमारे जो प्लेन की जो ड्यूरेशन है या ड्रोन की जो ड्यूरेशन है ऑन द एयर टाइम वो हमें मैक्सिमाइज हो गया हमारा, और हमें उससे ज़्यादा टाइम मिल गया। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा चलें, अब आप मुझे ये बता दें कि 5 साल से काम हो रहा है चीज़ों पर, तो मज़ीद कौन कौन से ड्रोन है जो कि बन गए हैं? क्योंकि ये एक की जब बात होती है फिर दिल करता है कि शायद कुछ और भी नया हो, शायद कुछ पहले भी बन गया हो जो कि हमारे इल्म में ना हो। वैसे हमने हर तरह की कन्फिगरेशन पे काम किया हुआ है। तो जब हमारी टीम स्टार्ट हुई थी तो हमने पहले पार्टिसिपेट किया था एक कन्वेंशनल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के साथ, जो बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड एयरप्लेन होता है। इसमें एक आपकी टेल पे एक वर्टिकल स्टेबलाइजर और 2 हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स होते हैं। जब हमने नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट किया तो उसमें हमने एक फिक्स्ड विंग वी टेल के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर बेसिकली आपका ये फ़र्क था कि जो टेल पे आपका एक वर्टिकल स्टेबलाइजर को हमने हटा दिया था, जिससे हमारा टेल का वेट कम हो गया था और इससे कोऑर्डिनेट टर्न्स मुश्किल हो जाते, लेकिन हमने उनको इम्प्रूव करके जो है ना हमने एक बहुत इंप्रेसिव डिज़ाइन बना लिया था। तीसरे साल में हमने फिर से फिक्स विंग के साथ पार्ट लिया था, लेकिन इस बार वो एक वी टॉल था, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक टिल्ट रोटर मैकेनिज्म से ये वर्टिकली टेक ऑफ करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली इसकी प्लेन की तरफ फ्लाइट होती है। तो इसमें बेसिकली हेलीकॉप्टर और एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट दोनों की बेनिफिट्स आ जाते हैं। एंड लास्टली इस साल हमने एक ब्लेंडेड विंग बॉडी के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर एज शामिर मेंशन वही बेनिफिट्स होते हैं। और ये एक थोड़ा सा नया डिज़ाइन था क्योंकि इस कंपटीशन में जो जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें काफ़ी फिक्स विंग थे, लेकिन ब्लेंडेड विंग बॉडी काफ़ी कम थे। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमने उसको फिर भी ज़बरदस्त। उज़ैर, थोड़ा सा आप भी मुझे बताइएगा कि
इसका यूजेज क्या हो सकता है आगे? इसका यूसेज ये है कि हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन एड है, उसके लिए हम लोग इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर जो है उसको हम लोग फर्टिलाइज़र सप्लाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेडिकल एड कहीं पे अगर हमें सप्लाई, थोड़ा सा माइक आप करीब कर लीजिएगा, कहीं पे नेचुरल डिज़ास्टर आया हुआ हो तो वहाँ पे हम मेडिकल एड सप्लाई करने के लिए, तो ये एक टाइप का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप मल्टीपल यूजेस के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक पेलोड होता है और उसको आप ड्रॉप करके आप अपनी जो चीज़ होती है वो एक पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई कर सकते हो ऑटोनोमसली। आप 4 लोगों की ही टीम थी? नहीं, हमारे टोटल 15 मेंबर्स हैं। 15 लोग थे। तो किसका क्या काम था? थोड़ा सा अगर आप चार अपने रोल्स बताएं मुझे। हमारी टीम ऑलमोस्ट 5 सेक्शन में डिवाइड है। एक टीम मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखती है, एक टीम हमारे पास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखती है, एक हमारे पास ऑटोमेशन देखती है, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है और एक हमारे पास मीडिया एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये आप लोगों की जो टीम है वो किस डिपार्टमेंट को देखती है? हमारी मैकेनिकल की भी है, हमारे पास सॉफ्टवेयर की भी है। आप चार जो हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट अलग-अलग ओके, तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा मेरा है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल है। सारे मुश्किल संगे लगता है। हैं। आप बताएं। मैं ऑटोमेशन डिपार्टमेंट से हूँ, मैं मेंटर हूँ और मैं बेसिकली जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्रोपल्शन सिस्टम्स और ऑटोमेशन को ओवरलुक करता हूँ। आप में से कोई आसान काम भी करता है कि नहीं? मुझे लगता है ये खवातीन हमेशा आसान काम कर लेती मुझे नहीं लग रहा। नहीं। आप क्या करते मैं हैं? सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से हूँ। इसमें आराम आ गया, मुश्किल और मुश्किल आ गई। इसमें हम लोग बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग और इमेज रिकग्निशन को देख रहे होते हैं। बेसिकली कंपटीशन के दौरान एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें आपको चार्ट्स को डिटेक्ट करना होता है, उनके अंदर का कलर, बेसिकली ड्रोन को सिखाना होता है कि वो चार्ट्स को डिटेक्ट करें, उनके अंदर का कलर बता सके और इनके अंदर का जो लेटर लिखा हुआ है उनके ऊपर एक लेटर होता है तो वो बता सके। लड़कियां इतनी काबिल ड्रोन को भी सिखा देती हैं। जब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से आपकी ही वाहिद टीम थी इस कंपटीशन में? नहीं, और भी टीम्स थी? और भी टीम्स। तो वो टीम्स बहुत पीछे रह गई। हाँ, हमसे पीछे। जो जीता है वो किस मुल्क से था? जो जीता है वो था इंडिया से। इंडिया से। क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस आपने देखा उनके स्टूडेंट्स में और अपने आप, उनकी टेक्नोलॉजी में, अपनी टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस था और क्या डिफरेंस था? इफ़ यू कैन से दैट शो। मैं इसका बता देता हूँ। इस साल हमारा कंपटीशन वर्चुअल था, तो उसमें हमें सॉफ्टवेयर के अंदर हमें प्लेन डिज़ाइन करना था। अब हमारे पास टोटल एक एग्रीगेट स्कोर बनता है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स जारी होती हैं, डिज़ाइन रिपोर्ट जारी होती हैं, तो उनके अंदर एग्रीगेट जो स्कोर बनना था उनमें हमारी 2nd पोजीशन थी। अच्छा। और रनर अप हमें मिला था, और जो 1st पोजीशन थी वो टीम इंडिया की थी। तो उसमें था कि हम, और हमारे पास एक सेफ्टी अवार्ड भी था। अच्छा। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनके ऊपर कॉम्पिटिशन होता है और उस ऑन दैट बेसिस हमें मार्क्स मिलते हैं और अवार्ड होते हैं और उसके बेसिस ओके, लेकिन किस कंपटीशन में आप आगे थे? हमारे पास जो डिज़ाइनिंग में एक्सप्लेन के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर जो अंदर हमने अपना प्लेन डिज़ाइन किया था, वैसे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, बट बिकॉज कंपटीशन हमारा वर्चुअल था उसकी वजह से हमने उसको एक्सप्लेन के अंदर हमने पूरा जहाज उसके अंदर डिज़ाइन किया और उसके अंदर हमने टेस्ट। एक्चुअल नहीं था? एक्चुअली हमारे पास कंपटीशन में इस साल हमने प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर किया था। अच्छा। लेकिन कोविड की वजह से हमारा कंपटीशन फ्रॉम फ्लाइट इवेंट टू वर्चुअल शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा बचपन में मैं लेके जाती हूँ, बचपन ऐसे तो कागज़ के जहाज बनाते थे, वो बनाए? जी हाँ, देखा? टेललेस बनाए थे? टेललेस नहीं ना बनाए, आप टेललेस बनाए। मालूम हो गया वो ज़्यादा ये बचपन का शौक होता है कि जब आप बड़े होते हैं तो आपको बड़ा आसानी होती है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन कोई प्राइज भी मिला? हाँ, मैं ये पूछने लगी थी। प्राइज एक्चुअली हमें एक रिकग्निशन मिल गई। वो it's the biggest prize है, I guess। और ये देखे ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए, मशहूर हो गए। क्या बात है, क्या बात है। इससे बढ़ के क्या है? अच्छा, अम्मा अब्बा की तरफ से क्या कमेंट थे? Obviously, this told us कि वो कितना proud feel कर रहे हैं अभी, क्योंकि Of course, we all are proud of you. We all are proud of you. Yeah, because it was very difficult, क्योंकि हम लोगों के लिए, क्योंकि actually if I'm talking about me, मैं इधर सबसे छोटा हूँ और ये सब मेरे लिए लड़कियां सबसे छोटी होती हैं, मैं बता रही हूँ, ये सबसे छोटी है भाई। वो तो फिर एक अदर टॉपिक हुई। अच्छा, तो मैंने अपने सीनियर से बहुत सीखा और मुझे आई फील वेरी लकी कि मुझे इतनी चीज़ें मिली अब तक अपनी लाइफ में। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और इसी तरह हमें हर किसी का मतलब थैंक्स करना चाहिए, हर किसी का, फॉर एग्जांपल गॉड सबसे पहले। और इसी तरह हमें
मिलती रही हैं लोगों से अप्रिसिएशन, घर वालों से, पेरेंट्स से और appreciation मिलती है, तो आप और आगे बढ़ने की जुस्तजू करते हैं, आप मजीद आगे बढ़ने की, आपकी अंदर जो एक लगन है ना वो और पुख्ता होती है। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने, आपके बाकी टीम मेंबर्स की जानिब से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक क्विक ब्रेक लेंगे नाजरीन, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जब मौसम बदलता है तो हम देखते हैं कि अक्सर बदलता मौसम कई बीमारियों को लेकर आता है, और जब बीमारी उस माहौल में आए जबकि ऑलरेडी हम बात इम्यूनिटी की करते हैं, हम बात करते हैं कि हमें वायरस से बचना है, हम एहतियात तो बहुत करें बट स्टिल वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, वो जर्म्स हो, उससे बचना होता है। और जब बात बारिश की हो, उससे मुतालिक भी कहा जाता है कि जब बारिश आती है तो साथ में सेहत से मुतालिक कई मसाइल भी लेकर आती है। एक नॉर्मल मसला तो हम देखते हैं कि चेंज ऑफ वेदर से होता है मौसमी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, लेकिन इसके अलावा मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू बुखार, हैज़ा, ये भी मामलात हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। कैसे बच सकते हैं हम, इस पर आज हम बात करेंगे। जनरल फिजिशियन डॉक्टर उज़मा हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कराची वालों के लिए कुछ नए ख़तरात सामने नज़र आ रहे हैं आजकल? क्या मामलात हैं कोविड के अलावा, दीगर कौन से ऐसे अमराज हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है? देखिए, क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट हुई है, पहली बारिश हुई थी, तो उसके बाद देखिए बारिश के बाद क्योंकि हम लोग इतनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, और बारिश में हम लोग को शौक भी होता है कि बाहर से जाके पकोड़े समोसे खाएं। Very right. तो बिल्कुल, और हमें नहीं पता होता है बाहर के तेल की क्वालिटी क्या है, क्यों मक्खियाँ बैठ रही हैं, फिर पानी का सही से निकासी नहीं है, फिर हमारा जो पानी है उसमें क्या होता है, गटर और घर की लाइनें भी मिल जाती हैं, तो इससे जो बीमारियाँ होती हैं अक्सर, जैसे डेंगू आपने कहा, मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, निगलेरिया, बिल्कुल आजकल जो अगर आपका पानी क्लोरिनेटेड नहीं है, साफ़ नहीं है, उसमें कंटामिनेशन हो गई, यानी कि जरासीम शामिल हो गए, तो सबसे ज़्यादा, और कराची में अब तक 5-6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसमें एक आपका हैज़ा, जिसको हम कहते हैं डायरिया, तो अक्सर ये जो हम बाहर से खाना खाते हैं और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल आप बारिश में एंजॉय करें, बारिश को करें, लेकिन अगर यही चीज़ें हम घर में साफ़ सुथरी तरीके से बना के खाएं ना, और हम उस काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ज़्यादा मसला बाहर के खाने से है? बिल्कुल, बाहर के खाने से देखिए, रोड साइड पे चीज़ें होती हैं, हम लोग जो खाते हैं वो स्ट्रीट फूड ही प्रेफर करते हैं, जो पकोड़े समोसे होते हैं, आप उनकी हमें एक तो तेल की क्वालिटी नहीं पता, ठीक है, फिर धुआं भी आ रहा है, मक्खियाँ भी हैं, पानी भी हैं, ठीक है, उसके बाद आपका जो आपको दे रहा है उसके हाथ आपको नहीं पता कि कितने साफ़ हैं या नहीं है, कितनी जगहों को उसने छुआ है, ठीक है। आजकल बहुत सारे मसले हैं जो फिर इससे चीज़ें होती हैं। ये तो चले बड़ों की बात हो गई, अगर स्पेशली हम बच्चों की बात करें, एक तो उन्हें शौक भी बहुत होता है नहाने का बारिश में, उसके बाद बाहर खेलने कूदने का भी बड़ा उनका वो होता है, तो बच्चों को ज़्यादा बीमारियाँ फिर पकड़ती हैं, उन पर ज़्यादा अटैक करती हैं, ऐसा ही है? अच्छा, देखिए, बच्चों को बिल्कुल थोड़ी सी उनकी इम्यूनिटी बन रही होती है, प्रॉपर बनी हुई नहीं होती है, या कुछ बच्चे को पहले से कोई प्रोन होते हैं, जैसे जिनमें कोई एलर्जी है या कोई एज़मा है, कोई भी ऐसी बीमारी जो बच्चे उसको कैच कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि रिकवर कर जाते हैं। अब आपने बात की कि बारिश में बच्चे, हम उनको नहीं नहाने से रोक सकते, और एक ये मिथ है कि बारिश में नहाओगे तो बीमारी आएगी, बारिश में नहाने से बीमारी नहीं आएगी। बारिश के बाद अगर आपने एहतियात नहीं की, उसके बाद आप बीमारी को कैच करेंगे। लेकिन अक्सर मैं ये सोच रहा हूँ, बारिश में नहाया था इसलिए बीमार हो गया। आप मुझे खुद बताएं ना, आने के बाद आपने उसे एसी में बिठा दिया, एसी में बिठा दिया आपने, टेम्परेचर को, एक तो वैसी बारिश के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, थोड़ा सा लोअर हो जाता है, जिसमें इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जैसे बच्चा बारिश से नहा के आया, ठीक है, आप उसको अच्छे से ड्राई करें या नीम गर्म पानी से उसको नहला दें, ताकि उसमें जो जरासीम बाहर से लगे थे, क्योंकि आपको पता है गलियों शहरों का क्या हाल होता है, तो बहुत सारी बारिश के अंदर क्या होता है, स्किन एलर्जीज भी हो जाती हैं, क्योंकि गंदा पानी है, जो बारिश का पानी साफ़ है, लेकिन जब वो कांटेक्ट में आया ज़मीन से, तो वहाँ पे हमें नहीं पता कौन सी जरासीम होते हैं, और कुछ बच्चों को जो पहले हल्की फुल्की एलर्जी थी वो, या फंगल इन्फेक्शन था, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से उसको ड्राई करें या नीम गर्म पानी से उसको नहा लें। अच्छा, आप नीम गर्म पानी पे फोकस करें, चाहे गर्मी का मौसम है तब भी, जब बारिश में नहाए बच्चा या कोई भी, तो नीम गर्म पानी से नहाए। इसमें देखिए, इसका ये क्या होता है कि नीम गर्म, वैसे
वैसी बारिश में आप देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है। तो जब हम एकदम ठंडी बारिश से नहा के आएंगे फिर ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमारा और बॉडी टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए, दोबारा बेहतर करने के लिए हमें क्या होता है कि हम नीम गर्म पानी से नहा लें तो एक आप रिफ़्रेश हो जाते हो, आपको सर्दी नहीं लगती और आप एक आपकी इम्यूनिटी पे अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अक्सर माएँ ये कहती हैं कि ये मौसम है कि अगर बारिश बरस रही है तो आप नहा लें, और कुछ मौसम में माएँ कहती हैं कि इस वाली बारिश में तुमने नहीं नहाना। ये कुछ बनाई हुई बातें हैं। ये मतलब देखें, हमने ना अपनी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है उससे, अल्लाह की रहमत है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फ़वाइद भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जोड़ देते हैं अपनी, जो हम सफाई का ख्याल नहीं करते। बारिश के बाद अमूमन कहते हैं बीमार पड़ गया, बारिश के बाद क्यों बीमार पड़ा कि आपके घरों पे सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है, वो ठीक है, गंदगी हो रही, मच्छर फैल रहे हैं जिसमें। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सिर्फ गंदे पानी में नहीं, हम घर की पानी के जो बाल्टियाँ होती हैं उसमें भी पानी भर गया, वो एक तो ये खुला हुआ है, उसमें भी आपको डेंगू जो मच्छर होता है वो हमेशा साफ पानी में होता है, तो उसको आप खाली कर दें या उसको कवर कर दें। अगर आप पानी ज़ाया ना करें तो उसको कवर करके रखें। आप फुल स्लीव जैसे होती हैं हल्के कपड़ों की वो पहने, जितना एक्सपोजर हम कम कर सकते हैं मच्छरों को, हम बच सकते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। बारिश में नहाने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आपको एहतियात बहुत ज़रूरी है। और जो ये कहते हैं कि बारिश में नहाने के बाद नज़ला हो गया, बुखार हो गया, तो ये जो मौसमी नज़ला बुखार है ये इसके लिए भी दवाइयाँ होती हैं या ये घरेलू जो टोटके माएँ कहती हैं नहीं ये मौसमी है, सही हो जाएगा? अच्छा देखें, वायरल का क्या होता है कि इसका जो एक टाइम पीरियड है ना वो 7 से 10 दिन है, ये अपने टाइम पीरियड पे ही जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर हल्का मामूली है तो आप अच्छे से हॉट फ्लूइड्स ले लें, या ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अपने आप को हाइड्रेट, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चाहे वो सूप फॉर्म में हो, जूस फॉर्म में हो, ताकि ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं, ठीक है, या मल्टी वाइटामिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे या कुछ बड़ों को क्या होता है कि वो उससे इरिटेट हो रहे होते हैं, नज़ला है, तो उसके लिए हम उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं वो हम ले सकते हैं, जिसमें एंटी एलर्जी है, बुखार को कम करने की दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर बुखार मुसलसल तेज़ आ रहा है फिर आपको डॉक्टर से अपने रुजू करना चाहिए। ज़्यादा कौन इस वक्त हॉस्पिटल्स का रुख कर रहा है, किस बीमारी के साथ? हैज़ा के साथ? देखिए, अगर हम सिर्फ इस सीज़न की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन इसमें टाइफॉइड और डायरिया। बिल्कुल, टाइफॉइड का मतलब तो ये है कि आपने बाहर से खाना खाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइफॉइड और सबसे ज़्यादा कॉमन डायरिया होता है, ठीक है जी। बच्चों को भी बड़ों को, दोनों को देखिए बाहर का चीज़ दोनों खा रहे हैं। अब होगा किन लोगों के अंदर जिनकी इम्यूनिटी कम होगी। बिल्कुल, देखिए हम में से अगर बैठे में 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से कोई 5-10 कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से कम थी। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो उसको वो अटैक किया भी होगा तो हम उसको फाइट कर सकते हैं। मेडिसिन के अलावा क्या सजेशन होती है आपकी उनके लिए जो टाइफॉइड और हैज़ा हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो उनको मना करते हैं बाहर का खाना ना खाएं, पानी उबाल के इस्तेमाल करें, ठीक है। हाथों को कहें कि बार बार आप धोएं, स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं या खाना शुरू करते हैं तो उसमें हमें लाजमी जो है अपना हाथों को धो के, इससे काफी फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है। हम समझ लें 80 to 90% हम बीमारियों से बच सकते हैं। मेडिसिन की तरफ जाना भी नहीं पड़ता जाना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप साथ मौजूद थी और इससे मुताबिक रहनुमाई से अपने आप को आपने बचाना है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूद बाकी हैं। स्टे विद अस। फुटबॉल की बात करते हैं और फुटबॉल के प्लेयर्स तो आपने बहुत देखे होंगे, फुटबॉल का मैच आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको पाकिस्तान के एक फ्री स्टाइल फुटबॉलर से मुलाकात कराएंगे और इनके करतब इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वैसे अक्सर हम वीडियोस देखते हैं कि कुछ दीगर ममालिक से ऐसी वीडियोस आती हैं, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा कम है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ऐसे टैलेंटेड ये हैदर लकी हैं, फ्री स्टाइल फुटबॉलर। आप ज़रा देखिए किस महारत से, किस खूबसूरती से, किस एक्टिवनेस के साथ ही इज़ डूइंग दैट। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इन्होंने की है। प्रैक्टिस कैसे की है और क्या ये प्रैक्टिस करना हर किसी के बस की बात है? ये बॉडी जो इतनी ज़्यादा इनकी कहना चाहिए ना फ्लेक्सिबल है, ये कैसे फ्लेक्सिबल? बड़ा मुश्किल काम है। मतलब देखें आप, वो बॉल जो है उसको अपने इशारों पे नचा रहे हैं, बिल्कुल, कभी अपनी टांगों पे नचा रहे, कभी अपने हाथों पे नचा रहे। ये महारत जो है ये हर किसी में नहीं आ सकती। इसी पर बात करने के लिए हैदर लकी खुद हमें ज्वाइन करेंगे along with the football। और वो हमें करता भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? अच्छा, ये आप इसको लेके सोते भी हैं? जी, एक टाइम आया था इसको लेके भी सो रहा था। अच्छा मतलब इतना शौक था जब स्टार्टिंग था, बिगनिंग में। स्टार्टिंग कब था? 2009 में। कैसे स्टार्ट हुआ?
स्टार्ट ऐसे हुआ कि हम अक्सर पार्क में जाते थे असर की नमाज के बाद, तो दोस्तों के साथ कोई और गेम खेलते थे। एक दफ़ा एक दोस्त ले आया बॉल, तो हमने कहा क्यों ना आज बॉल खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो मैंने खेला, तो मैंने वहीं से डिसाइड किया कि मैंने अब फुटबॉल ही खेलना है। अच्छा। तो वो भी फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे ही बढ़ता गया। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त 12-13। अच्छा, 12-13 साल के आप थे जब आपने, जब फुटबॉल तो आपने खेला, लेकिन ये जो फुटबॉल के को आपने नचाया, इसको आपने डांस कराया, ये बस पहले दिन से स्टार्ट हो गया? नहीं, इससे ये है कि काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी मुझे। हार्ड कैसे ट्रेनिंग की? किसी ने करवाई या यूट्यूब से की या खुद से की, कैसे की? मेरे भाई थे अहमद भाई। अच्छा। और आसफ भाई बड़े भाई हैं, इन्होंने फिर मुझे यूट्यूब से कुछ वीडियोस दी, तो मैं उनसे मोटिवेट हुआ, इंस्पायर हुआ, तो खुद अपने आप से भी इंस्पायर हुआ कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर डेली रेगुलर 8 घंटे की ट्रेनिंग करता था ग्राउंड। 8 घंटे की ट्रेनिंग, यानी यूट्यूब लगी हुई है और 8 घंटे ट्रेनिंग चल रही है? जी जी। और भाई भी साथ आपको हेल्प आउट कर रहे हैं? वो कभी कभार टाइम, क्योंकि वो खुद जॉब पे चले जाते थे। अच्छा। तो मैं ग्राउंड में जाता था सुबह के टाइम, दोपहर और शाम के टाइम। जबरदस्त। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जूम आउट कीजिए जी, और हम चाहते हैं इसी सेट पर थोड़ा सा करतब देखते हैं। ये फ्री स्टाइल फुटबॉलर लकी, चूँकि हैदर लकी साथ मौजूद है, थोड़ा सा ये लगा रहेगा इसका कोई मसला नहीं है, ये इससे मसला होगा। लेट्स सी जी, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर फ्री स्टाइल फुटबॉलर। और ये देखिए जी किस महारत के साथ राइट पाँव पर भी और इसी तरह से लेफ्ट पर भी, और ये आ गया इनके बिल्कुल नेक के ऊपर ऑन द लेफ्ट हैंड, वापस राइट वन। ग्रेट, क्या बात है। ये देखिए जी, ये सिखा के जाना है ये। हाँ, हम भी दुनिया को इसी तरह नचाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं। अच्छा जी, वाओ। अच्छा, विद 2 फिंगर्स, एक पे वो रोटेट करे, दूसरे से उसकी वो हेल्प आउट हो रही है। अगेन ऑन द नेक, ये टोपी उतार दी है। ओए होए, कमाल कमाल कमाल। क्या बात है। प्लीज 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 बैठिए। जबरदस्त जबरदस्त। हैदर, सिखा भी रहे हैं किसी को? जी, मैं सिखाता भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। तो कोई मुझे हायर करता है, मैं मुझे फुटबॉल भी सिखाता हूँ साथ में, ये ट्रिक्स वगैरह। सबसे पहले जब आप सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या मूव सिखाते हैं? सबसे पहले बिगिनिंग ट्रिक्स होते हैं कि बॉल को घुटनों में पकड़ना आना चाहिए, और बेसिक इसके ट्रिक्स होते हैं जिससे स्टार्टअप हो। अच्छा। आपको जगलिंग आनी चाहिए, और उसके बाद जगलिंग से कंट्रोल मिलता है, कंट्रोल के बाद नेक स्टॉल, हेड स्टॉल और फिंगर स्पिन। तो ये बेसिक ट्रिक्स हैं। अगर ये करने आते हैं तो फिर ट्रिक्स बाय ट्रिक्स। आपका मेंटोर कौन है? मैंने अब बताया है कि 8 घंटे जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे एक ट्रिक्स मैंने देखा होता है, तो वो 8 घंटे की ट्रेनिंग में वो मुझे 10-12 ट्रिक्स मिल जाते हैं, खुद के क्रिएट किए हुए। खुद के क्रिएट सिग्नेचर मेरे मूव बन जाते हैं वो, के अच्छा, खुद के बनाए हुए। सही। हम दीगर ममालिक में देखते हैं बाकायदा ये स्पोर्ट, और वो लोग सीखते भी हैं, वो सिखाते भी हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, राइट? जी, पाकिस्तान में बेसिकली ये बात है कि प्रमोट और प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म अगर दिया जाए तो टैलेंट काफ़ी है, और लड़के मेहनत भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि लड़कों भी कुछ वीकनेस है कि वो हार्ड वर्किंग देख के वो इस फील्ड में आते नहीं हैं, कि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आपका पैशन नजर नहीं आता, स्कोप की बात अलग होती है। मेहनत है ना, उसके बाद मेहनत तो वो जी, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे। तो यही वीकनेस है ज़्यादा। आपने अभी तक अगर किसी प्लेटफॉर्म से खेला हो, ये खेलने की कोशिश की हो? जी, मैंने 2016 में रेड बुल की तरफ से, इंटरनेशनल जो ब्रांड है वो पाकिस्तान में इवेंट ऐसे करवाती है, तो उसकी तरफ से मैंने खेला, वो मैंने विन किया, नेशनल चैम्पियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। और 2020 में मैंने वर्ल्ड लेवल के लिए क्वालिफाई किया, और फर्स्ट स्टेज के लिए। अच्छा। और इस साल भी अभी भी रेड बुल हो रहा है, तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड की, और ये अब ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चल रहा है जी। और वो इंटरनेशनल इवेंट है? ये इंटरनेशनल है। अच्छा, वर्ल्ड लेवल का, जहाँ पे रेड बुल की तरफ से 14+15 कंट्रीज़ के लड़के तो पाकिस्तान से आप कितने लोग हैं?
पाकिस्तान में बहुत ही कम है। अब रेड बुल की मुझसे बात हुई थी, उन्होंने कहा फ़िलहाल तो अभी आप ही हो। अच्छा, तो ये कैसे कांटेक्ट हुआ? क्योंकि इफ यू आर द ओनली वन तो दिस इज एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। जी जी, उनकी मेरे से बात हुई तो वो पहले तो वो हैरान हुए, तो दूसरा मुझे फ़ख्र था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे ट्रिक्स देखिए, उन्होंने मेरी वीडियोस मैंने देखी, तो उन्होंने कहा कि आपका आगे जाना अच्छा है और आपको हम जल्दी बताएंगे। अच्छा, तो इसका एक और इवेंट होता है जो रेड बुल भी उन्हें स्पॉन्सर करता है, वो है सुपर बोल। सुपर बोल में 140-50 प्लस कंट्रीज से लड़के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे परचम लेके जाते हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे अगर स्पॉट हो और मैं अपने पाकिस्तान का परचम वहाँ पे इंशाल्लाह फिर हम भी दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि जी ये हमारे पाकिस्तान का, कराची का हमारा लड़का है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी आप किसी खेल की तरफ रुझान होता है तो अमूमन ऐसा होता है कि घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कमाई का जरिया नहीं है, पता नहीं कब कमाना शुरू करोगे। तो घर वालों का क्या रवैया था? मैं सबसे पहले फिर अगेन कहता हूँ कि मेरे अहमद भाई और आसिफ भाई का बहुत शुक्रिया है। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने भी क्रिटिसाइज़ करते थे। क्या कहते थे? वो मुझे ये कहते थे कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूरोप नहीं है, आप क्या साबित करना चाहते हो। आज वो क्या कहते हैं? आज वो इतना फ़ख्र करते हैं कि यार तेरे पास एक यूनिक एक आर्ट है, तू फुटबॉल भी खेलता है मैच में और बाद में हाफ टाइम में लोगों को इंटरटेन भी करता हूँ। मुझे देख के गाँव लड़के आते हैं कि यार वो शहर से लड़का आया है, उसका मैच देखने जाना है। तो मुझे बड़े बड़े टूर्नामेंट से इवेंट पे लोग स्कूल्स कॉलेजेस में मुझे इनवाइट करते हैं, मैं परफॉर्म करता हूँ और स्कूल्स में मुझे ट्रेनर के तौर पे भी हायर किया जाता है। तो फिर वही बात कि फैमिली की तरफ से नहीं और भाइयों की, बड़े भाई आसिफ भाई और मासूम बाबू अहमद भाई हैं जो अभी मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि वो उनको भी मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। आ जाए बिल्कुल जी। अहमद आप भी आ जाइए, माइक दे दीजिएगा इनको। जब भी हम बात करते हैं ना कि हमारे पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है और जब हम किसी भी मकाम पे पहुंच जाए ना शुएब, और वो सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि अच्छा ये वो वाहिद शख्स है। जब हर कोई हमारे खिलाफ खड़ा था तो हमें इसने सपोर्ट किया, मोहब्बत, इतने प्यार से, इतनी हिम्मत से हमें सपोर्ट किया। बिल्कुल। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक। कितना आपको फ़ख्र है कि आपके इस भाई ने मेहनत की, आप लोगों की सपोर्ट के बाद ज़रा मेहनत उसकी अपनी है, लगन उसकी अपनी है, टैलेंट है, हिम्मत दी ना इन्होंने। असल में ये कि इसका ये जो आर्ट था ना ये बिल्कुल डिफरेंट था और ये ना तो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें नेक्स्ट जा सके ये। तो इसने बोला था कि मेरा ये शौक़ है, मैं इसमें चलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला चलो यार कोई और काम वगैरह कर लो, अपना बिज़नेस है, आप उसमें चले जाओ। इसने बोला नहीं, मेरा यही शौक़, मैं यही करूँगा। तो फैमिली भी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। क्या कहती थी फैमिली? वो बोले ये कोई आर्ट नहीं है, ये ऐसे ही फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये करता रहता है। तो मुझे तो पता था ये आगे कुछ ना कुछ बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े बहन भाइयों को बड़ा यकीन होता है कि अच्छा अगर छोटा कुछ सोच ले उसने कर लेगा ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने सोचा था ये उससे तकरीबन बालातर ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि अल्लाह का शुक्र है, मैं ये जानता हूँ कि यह पाकिस्तान का एक असासा है अगर कोई देखे तो। बेशक। तो ये कि ये पाकिस्तान के जितने भी हमारे जो बड़े लोग हैं उनको भी चाहिए कि ये हमारे पाकिस्तान का असासा है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा था कि नहीं भाई ये करना ही नहीं है तुमने। तो वो किस लिए कर रहा था ये, इसने बोला था कि मैं करूँगा, मेरे पास बस एक आर्ट है, वो ये है, और मेरी एक विश है, वो ये है कि मैं पाकिस्तान का परचम आउट ऑफ कंट्री में लहराना करेगा। देखो इंटरनेशनल इवेंट में ज़ाहिर है वो पार्टिसिपेट करे, भले वो वर्चुअल इवेंट ही है। मुझे अहमद ये भी बताएं, यूट्यूब पे भी कर रहे हैं वीडियोस ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब से ही ये आगे चला है असल में। अच्छा, तो कितने व्यूज़ आज आ रहे हैं इनके वीडियोस पे वैसे यूट्यूब पे? व्यूअर्स तो इसके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हिट कौन सी वीडियो हुई है? जी ये बताएं। ये बता देंगे। मैं और अहमद भाई प्लान कर रहे थे कि मैंने कहा कोई नया आर्ट करते हैं, कोई यूनिक कुछ होना चाहिए। 2018 की बात थी, तो पीटीआई वाला एक सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना इसके ना सॉन्ग पे मैं फ्री स्टाइलिंग करूँ बोल के साथ। अच्छा, क्या सॉन्ग, कौन सा? रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। थोड़ा सा करवा ना ले। हाँ, तो चाहते हैं कि वो पीछे गाना बजे। उसके बीट थे, मैंने उसकी पहले घर में रिहर्सल की सॉन्ग की, और उसके बीट को मैंने ऐसे रोक सको तो रोक लो ऐसे मैंने, फिर हमने ना एक जगह पे गए तो भाई थे उनका एक दफ्तर था वहाँ पे,
उनकी गाड़ी पीटीआई वाली खड़ी थी, तो वहाँ पे हमने परफॉर्म किया। मेरी अकाउंट में, हैदर लकी अकाउंट में 1.5 लाख के करीब व्यूज़ आए। फिर एक किसी ने लोगों ने शेयर की, उसे 2 मिलियन व्यूज़ आए। 2 मिलियन व्यूज़। और मेरे यूट्यूब चैनल हैदर लकी टीवी के नाम से उस पर अब 1 मिलियन होने वाला है। माशाल्लाह। तो गाना खुद भी साथ गा के कर सकते हैं, ये गाना हमें लगाना पड़ेगा? नहीं, ये गाना तो मैं गा नहीं सकता। तो ये है कि ये मेरी वाहद वीडियो थी तो जिससे मुझे फेम मिला। ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच हैदर। आप समझते हैं अहमद, आपका शुक्रिया। जब इस तरह की ना बड़े भाइयों की, फैमिली की, दोस्तों यारों की, तो उसके बाद वाकई जिसने आगे जाना होता है वो बड़ा स्मूथली आगे जाता है। थैंक यू आप दोनों का। बच्चों की बात करते हैं और उन बच्चों की बात करते हैं जिनके वालिदैन तब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उन बच्चों को कोई बीमारी हो, अस्पताल लेकर जाएं, वहाँ या तो डॉक्टर ना हो या तो सहूलियात ना हो। बात हम उन बच्चों की करेंगे जो उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हेल्थ सिस्टम मयारी नहीं है। पसमानदा इलाके, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो दूर दराज किसी और जगह रहते हों, यहाँ पर कई इदारे ऐसे हैं जो कि हुकूमत के ताउन से काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक जॉइंट वेंचर जिसकी हम बात आज करेंगे, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। कई बार हमने इनसे मुताल्लिक गुफ्तगू भी की है, जो इनका काम है आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन चूँकि काम वसी होता जा रहा है, काम बढ़ता चला जा रहा है, जब हेल्थ सिस्टम हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो, ऐसे में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन अब किस तरह काम करे, आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ कम्युनिकेशन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ताबिश शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ तो हमेशा हम बात करते हैं कि अब कितनी कवरेज होगी, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा, आज हम ब्रेक में गुफ्तगू कर रहे थे कि हाउ डिड इट स्टार्टेड, तो जो स्टोरी है मैं चाहता हूँ कि वो नाजरीन तक पहुँचे, तो प्लीज़ ताबिश शेयर कीजिएगा ये सफ़र, इसका आगाज़ कैसे हुआ? ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर टुडे। आज से कोई 11 साल पहले जब पाकिस्तान का 1/5 एरिया फ्लडेड था, तब एक इंटरनेशनल मीडिया के एक एंकर ये स्टोरी कवर कर रहे थे, इस कैलामिटी को कवर कर रहे थे। तो वाइल ही वाज गोइंग टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जब वो सिविल हॉस्पिटल कराची में खड़े हुए, जहाँ पर रोड्स भी फ्लडेड थी और पूरे पाकिस्तान से फैमिलीज़ आके अपने बच्चों को लेकर इलाज करवा रही थी और बाहर सड़कों पर रह रही थी दिन रात, तो जब उन्होंने ये देखा कि बच्चों को बिल्कुल ही सीमेंट के स्लैब पे ट्रीट किया जा रहा है और दवाइयाँ और डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने एक सवाल किया पाकिस्तान की आवाम से। उन्होंने कहा कि ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है ही, बट पाकिस्तानी इस बारे में क्या कर रहे हैं। सो हमारे एक चेयरमैन ने ये फुटेज देखी और उन्होंने कहा कि मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने देखा तो वाकई वही हाल था। और जब उन्होंने अपने दोस्तों को लेकर आए, उन्होंने दिखाया कि इस बिल्डिंग को हम रेनोवेट करते हैं, कुछ इक्विप करते हैं। तो जब उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा तो वो बिल्डिंग किसी भी वक्त केव इन होने वाली थी, किसी भी वक्त बच्चों पे गिर सकती थी। सो दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड कि नो, वी नीड टू जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट करना है और इस सिलसिले को लॉन्ग टर्म पे लेकर जाना है। इट्स ईजियर कि आपने पेंट कर लिया, इक्विप कर दिया एंड देन यू वॉक आउट, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक इट अप, एडॉप्ट एंड रन मॉडल पर आप चलाएं। तो इसी तरह से चाइल्ड लाइफ का आगाज़ हुआ। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर वी स्टार्टेड ऑफ विद सिविल हॉस्पिटल कराची वे बैक इन 2011 एंड अप टिल नाउ Alhamdulillah, we have 10 emergency rooms. Okay, across Pakistan. Across Sindh and Balochistan. Across Sindh and Balochistan. ज़्यादा फोकस है सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हम देखें ना तो ज़्यादा ये चीज़ें हमें नजर, जब हम गूगल करते हैं ना तो बलूचिस्तान वो जगह है जहाँ पे हमें ज़्यादा ऐसा नजर है कि सहूलियत नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन बात वही है, आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिले का आगाज़ हुआ और फिर हम बढ़ते चले गए। हमने पहले कराची शहर पे फोकस किया, तो कराची के जो 5 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल, NICH, कोरंगी 5 नंबर, अब्बासी और लियारी, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमने सारे कवर कर लिए थे कराची के। ज़बरदस्त। तो कराची जो फिर आप निकले और डिस्ट्रिक्ट्स में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, दूसरे शहरों में गए, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद और क्वेटा।
अच्छा, क्योंकि तब इस वक्त कम है तो मैं चाह रहा हूँ कि हम फ़ौरन उस तरफ आएँ। इस वक्त आप लोग टेली मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ज़रा मुझे इस बताएं कि सिंध में कितने टेली मेडिसिन सेंटर से मुंसलिक हैं, सेंटर जहाँ पर बच्चे आते हैं, किस तरह से उनका इलाज होता है? सेम गोज़ फॉर बलूचिस्तान। ठीक है, तो हमें पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो छोटे शहरों में रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन। सो हम फिर उन लोगों का क्या, उन माँ बाप का क्या, वो अपने बच्चों को लेकर यकीनन अपना रिक्शा बेच के या अपने सोने की चूड़ियाँ बेचकर अपने बच्चे को शहर में ले ज़रूर आएंगे इलाज का, बिकॉज़ माँ बाप का जो प्यार है वो ना कोई हैसियत देखता है, ना कोई ज़बान देखता है, ना ही कोई बाउंड्रीज़ देखता है। ठीक है, तो वो लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन फिर वो जिस मुश्किल से गुजरेंगे तो हम सब का फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उनकी भी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा करें। सो चाइल्ड लाइफ ने इमरजेंसी रूम्स टीचिंग हॉस्पिटल्स में बना लिए। फिर हमें ये एहसास हुआ कि बच्चे जब इन छोटे शहरों में छोटी बीमारी से शुरू होकर जब वो क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंचते हैं तब माँ बाप उनको शहर में लेकर आते हैं। उस वक्त तक बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो बच्चों की जानें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो टेलीमेडिसिन एक ऐसा इनिशिएटिव है चाइल्ड लाइफ का कि हम उन छोटे शहरों पर फ़ोन और कैमरे के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बच्चे को ट्रीट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। यस, वो कैमरा इस कदर हाई डेफिनेशन है कि आप जूम इन करके बच्चे की प्यूपिल चेक कर सकते हैं, ब्रीदिंग रेट चेक कर सकते हैं। इतना एडवांस सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसकी सेंट्रल साइड हमारे सिविल हॉस्पिटल कराची में बनी हुई है। सो डॉक्टर्स सिटिंग इन सिविल हॉस्पिटल कराची कैन ट्रीट अ चाइल्ड ऑल द वे टू कश्मीर, all the way to Pashin, all the way to the end of बलोचिस्तान पशीन। और वहाँ से फिर एक बहुत बड़ी नीड ये भी होती है कि उस बच्चे को अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो फिर वो कहाँ, तो हमारी जो इमरजेंसी रूम हब के तौर पे सर्व करती है पर्पस, जैसे सक्खर है या लाड़काना है, हैदराबाद है और कराची की एरियाज़ और कोयटा, तो उस बच्चे को फिर हम उस ER में भेजते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा ये है कि उस ER में पहुंचने से पहले उस बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के हमारे डॉक्टर्स के पास पहुँच चुकी और हो सकता है कोई सपोर्ट जो उसे रिक्वायर्ड वो ऑलरेडी रेडी होती है। स्टाफ इज़ रेडी टू वेलकम द चाइल्ड एंड दे आर रेडी एंड इक्विप्ड विद द। ये इतनी प्यारी बात है कि अक्सर ये होता है कि दूर दराज इलाके से ना मालूम होता है कि बच्चे को कहाँ लेकर जाना है, और लेकर जाएं तो वहाँ पे उन्हें स्पेस नहीं है, बट आप लोगों ने इसको इस तरह से आसान कर दी है। जी, और दूसरा एक लैंग्वेज बैरियर, वो सारी उसकी हिस्ट्री, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी एज, उसके वाइटल्स सब डॉक्टर्स नर्सेस के पास पहले से मौजूद होते हैं, और वो बच्चा सिर्फ जाता है और वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग, और अल्लाह का शुक्र है वी आर देयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध। 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वी आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम थ्रू इमरजेंसी रूम्स एंड टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स। और क्वेटा में एज वी स्पीक वी हैव 12 सैटेलाइट सेंटर्स एंड 1 इमरजेंसी रूम। ग्रेट, थैंक यू ताबिश, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी चाइल्ड लाइफ से मुतालिक आज हम गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपको मिलवाएंगे ऐसी पाकिस्तानी खातून से जिन्हें आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून बुशरा अमीवाला ने इंतहाई कम उम्र में जो है ये एज़ाज़ हासिल किया, और कम उम्र मुंतखब मुसलमान अहदेदार होने का ये एज़ाज़ उनके सर जाता है। एग्जैक्टली जी, अमेरिका के हालिया इंतखाबात में बुशरा रियासत इलिनॉय के स्कूल डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रुकन मुंतखब हुई, और इस कामयाबी को अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए एज़ाज़ समझते हैं। बुशरा मुस्तकबिल में पहली पाकिस्तानी अमरीकी सदर बनने से मुतालिक भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। क्या गोल्स हैं, क्या सोच रखती हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स? आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, बिकॉज़ शी इज़ इन पाकिस्तान, शी इज़ इन कराची एंड शी इज़ इन आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा, मुझे पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे बाद पाकिस्तान आई हैं? 5 साल बाद में आई हूं। 5 साल बाद, दैट टू इन कोविड तब्दील होता हुआ लगा आपको? कोई तब्दीली देखी या कुछ महसूस हुआ कि तब्दीली हाँ वाकई आ गई है? नहीं, मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लीन लगा। वाओ, कराची थोड़ा बहुत। हाँ, आपको कराची साफ लगा? लिटरली लाइक पहले के मुकाबले में मुझे लगा हाँ साफ है। अच्छा, ये तो इन्होंने लाइव शाउट आउट दे दिया सिंध हुकूमत को। कराची
खराब हो गया है। अच्छा, अभी ये मुझे लगता है अभी इन्होंने बारिशों वाला टाइम नहीं देखा। आप जरा रुके, आप अगस्त तक तो लाजमी रुके। आपकी वापसी कब है? हमारी 24th को वापसी है। रुक जाए ना जरा, बारिशों का माहौल देखें, फिर हम कराची के बारे में दोबारा राय लेंगे आपसे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो कम उम्र में ऐसा एजाज़ हासिल करना। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि मुश्किल कितना था ये? बहुत मुश्किल काम था। मैं एक्चुअली 2 दफ़ा इलेक्शन के लिए खड़ी हुई अच्छा। थी। पहली दफ़ा जब मैं 19 साल की थी, फिर दूसरी दफ़ा उसके 6 महीने बाद। तो मुझे 2 टाइम्स लगा इलेक्शन जीतने के लिए। पहली दफ़ा मैं हार गई थी। लेकिन हारने के बावजूद भी आपने कहा नहीं, एक बार कोशिश करनी है दोबारा। जी, जिसके सामने मैं खड़ी हुई थी इलेक्शन के, उसने मुझे इनकरेज किया कि आपको वापस खड़ा होना चाहिए, वापस रन करना चाहिए। उसने मुझे मोटिवेट और इंस्पायर किया। You're talking about 2018, right? जी, 2017 2018। और आप उस वक्त थी 19 साल की। हाँ जी, 19 साल की थी और आप इंतखाबात में खड़ी थी। उस वक्त हारी, फिर 6 मंथ्स बाद आपने दोबारा एग्जैक्टली इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब मुझे बताएं कि आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा? मैंने ये भी सुना है कि आपका नाम नहीं लिया जा रहा था और कई जगह ऐसा हुआ कि काम की बात नहीं हो रही थी, आपकी जो है कहना चाहिए ना पैशन की बात नहीं हो रही थी, लेकिन आइडेंटिटी छुपा के या आइडेंटिटी पर बात ना होना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज था। सब मैं हिजाब पहनती हूँ ना, और सबको इसके बारे में ऑब्सेशन हो गया था कि हिजाबी मुस्लिम लड़की है, और मेरा नाम नहीं लेते थे, मुझे बस वो मुस्लिम गर्ल कहलाते थे। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादातर बात होती रहती थी। मेरे पॉलिसी आइडियाज़, मेरा प्लेटफॉर्म, इन चीज़ों के ऊपर नहीं, और मेरा वुमनहुड के ऊपर सबसे ज़्यादा बातें होती थी। सो ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रैक्शन बन गया था लोगों के लिए। इसकी वजह से कोई आपको किसी हेट स्पीच का सामना तो नहीं करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक डिवर्स टाउन में रहती हूँ, बट जब मुझे इंटरनेशनल और नेशनल फेम मिला तब वो थोड़े मीन फेसबुक मैसेजेस आने लगे, थोड़े मीन कमेंट्स होने लगे, मगर मेरे फेस टू फेस नहीं हुआ। जो लोग स्क्रीन के पीछे छुपते हैं उनसे ज़्यादातर मिला। अच्छा, तो ये अमेरिका में जब आपने ये एजाज़ हासिल कर लिया तो वहाँ की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, आप तो टीवी पे देखती रहती होंगी पाकिस्तान के सियासी माहौल के बारे में, कितना फ़र्क लगता है आपको? तो जो अच्छी बात है दैट सब चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे इनकी कंस्टिट्यूएंसी को मदद करने के लिए, और ये नियत और ये इंटेंशन मुझे दोनों पॉलिटिक्स में दिखता है, और ये बहुत अच्छी बात लगती है। बिकॉज पॉलिटिक्स का एक प्रोग्रेशन है ये कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छी चेंजेस ला सकते हैं। मैं ये एक्चुअली सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। तो ये सिमिलरिटीज़ मुझे दिखते हैं, और सम ऑल्सो सिमिलरिटीज़ दैट बहुत पैसे चाहिए होता है पॉलिटिक्स में, सक्सेस होना चाहिए। अच्छा, वहाँ भी ऐसे ही है? हाँ जी, वहाँ भी वैसा ही है। तो मैं भी फंड रेजिंग काफ़ी करती हूँ। फर्स्ट कैंपेन के लिए $40,000 की ज़रूरत थी। तो मैंने एक फंड रेजिंग डिनर होस्ट किया था जिस पर 500 लोग ने $50 के टिकट्स बाय करके आए थे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कराची से ही है? हाँ जी, मेरे फैमिली कराची से है। और आप उधर? तो मेरी पूरी फैमिली उधर रहती है। अच्छा। हाँ, शिकागो में हम, मेरे डैड जब 17 इयर्स के थे बहुत हार्ड इन्हें वर्क किया कराची से शिकागो आने के लिए। एंड देन मैं उधर बोर्न हुई थी, मेरे भाई बहन उधर बोर्न हुए थे, और कराची में आना जाना रहता है। लेकिन ज़रा आप तो बाय बर्थ अमेरिकन है, बट उसके बाद ज़रा सफ़र बताएं अपने, आपकी एजुकेशन, पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आप आई, आगे फ्यूचर में क्या सोचती हैं, ज़रा इसको भी बताएं। ऑफ कोर्स, तो मैं भी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। मैं डिपॉल यूनिवर्सिटी गई थी क्लास ऑफ 2020, तो कोविड में ग्रेजुएशन था। मैं ग्रेजुएशन स्पीकर भी थी, मगर बस एक यूट्यूब वीडियो एंड ऑफ द डे पर बन पड़ा। एंड मैं गूगल के लिए जॉब करती हूँ, तो पॉलिटिक्स आउटसाइड ऑफ दैट करती हूँ। गूगल के लिए क्या करती हैं? मैं एक अकाउंट मैनेजर हूँ, सो इनके सारे $1 मिलियन अकाउंट्स को मैनेज करती हूँ गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स के लिए। शेब का भी अकाउंट है, मैं चाहूँगी आप इसको भी मैनेज चलाता खुद बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप पाकिस्तान में होती, हमारी माशाल्लाह इतनी पार्टीज़ हैं, कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करना पसंद करती हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट करती हैं? ये तो मुझे सही से इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक पार्टी को बोलूँ, मगर जब मैं इस्लामाबाद में थी मैंने हर मेंबर ऑफ सारे डिफरेंट पार्टी से पार्लियामेंटेरियन से आपने मुलाकात? हाँ जी, अभी रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले ही गई हुई थी। ये बताएं किस किस से मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या आपकी डिस्कशन रही, क्या चीज़ें आपने शेयर की, क्या आपको वहाँ से इनपुट मिला? हाँ जी, तो
25 मीटिंग्स थे मेरे, इंक्लूडिंग मॉर्निंग शोज एंड इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स एंड सब। तो एक दो नाम नहीं लेने बिकॉज कोई छोड़ दूँ तो बुरा लगेगा, पर हमने जो मेन बात है कि इसको पाकिस्तान को हम एक ब्रांड की तरह कैसे बना सकें, पाकिस्तान को कैसे इंटरनेशनली पैकेज एंड शिप करें तो ऐसे रिकग्नाइज हो एक बहुत पॉजिटिव लाइट एंड मैनर में। वो बात मुझे बहुत रेजोनेट करा गया बिकॉज मैं मार्केटिंग में वर्क करती हूँ, तो मैं ऐसा मेरा ब्रेन फंक्शन करता है एंड मुझे बहुत नॉलेज मिला, बहुत चीज़ें सीखने का मिला। एंड उधर के नेशनल असेंबली में अनाउंस भी किया गया स्पीकर के सामने कि मैं आई हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड तो एक शाउट आउट भी मिला। that was a proud moment for you and your family, right? Absolutely. Great. बुशरा, मुझे भी बताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका, जब हम इनके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ज़रा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कभी स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स और कभी बहुत अच्छे रिलेशनशिप पोटेंशियल बहरहाल बरकरार है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन एट दिस पॉइंट जब हम देखते हैं कि एक ऐसा टॉपिक भी ज़ेर बहस आया कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो ये जो ऐसे मामलात आ जाते हैं सामने, तो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूँ या उनकी बात करूँ जो वहाँ की पॉलिटिक्स में भी हैं, जो वहाँ के इदारों में बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, क्या रोल इनका हो सकता है दोनों मुल्कों को करीब लाने में? चूँकि ज़ाहिर है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ये आलमी बरादरी के लिए भी अच्छा, खत्ते के लिए भी अच्छा है। हाँ जी, हमको है ना पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए एट ऑल टाइम्स। एज अमेरिकन्स हमारे रूट्स पाकिस्तान में ही होता है, तो हमको बोलना चाहिए प्राउडली कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पीपल ऑफन टाइम्स पूछते थे कि ओह या दैट्स दैट इंडियन गर्ल, मगर बोलती हूँ कि नो, मैं पाकिस्तानी हूँ। एंड पीपल को सीखने का मौका मिलता है, ऐसे ही हमको फंक्शन करना चाहिए। एंड इसके थ्रू रिलेशंस भी स्लोली बट श्योरली एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाता है, बॉटम अप से फंक्शन होता है बिकॉज और लीडर्स इलेक्ट हुए हैं हमको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम खुद को ऐसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देन हमारे लीडर्स भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं कि अच्छा एक चीज़ या एक जीत हमें मिल गई, लेकिन उसके आगे भी कुछ सीढ़ियाँ हैं जो हमने चढ़नी है, तो आपकी नज़र में मज़ीद क्या क्या करना अभी बाकी रह गया? हाँ जी, तो सम ऑफ द थिंग्स जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सीट पर इम्पैक्ट बना चुकी हूँ, इज़ दैट हलाल लंचेस स्कूल्स में ला चुकी हूँ जो पहले नहीं था। तो समथिंग एज स्मॉल एज दैट डू नाउ एवरी स्कूल इन द स्टेट ऑफ इलिनॉय को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम अमेरिकन्स इन हिस्ट्री सिखाना चाहिए, बिकॉज मैंने हेल्प किया विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ अदर्स टेस्टिफाई किया इन फ्रंट ऑफ द इलिनॉय जनरल असेंबली। सो सारे स्कूल इन द स्टेट ऑफ इलिनॉय ये सिखाते हैं, इससे पहले बस 9/11 सिखाते थे, तो एक ये भी इम्पैक्ट बन चुका है। एंड मैं चाहती हूँ फ्यूचर में कांग्रेस के लिए रन करूँ एक दिन। हाँ जी, अभी मैं बस 22 साल की हूँ, 25 होना चाहिए रन करने के लिए, तो एज थोड़ा लिमिटिंग फैक्टर है राइट नाउ। कोई बात नहीं, आपको वक्त मिल गया अभी और कैंपेन करने का और तैयारी करने का। अच्छा, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी निजात अमरीकी सदर बनने का भी इरादा? सर्द मतलब प्रेसिडेंट? ओह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, उधर बोर्न हुई हूँ तो वन डे बन भी सकती हूँ अगर चाहूँ। कोशिश करेंगी? इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश। एक ख्वाहिश तो है, of course। छोटी सी ख्वाहिश है ये। काम इसके लिए, मेहनत इसके लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान जब आती हैं और कौन से खाने सबसे ज़्यादा यहाँ के पसंद होते हैं? क्योंकि हमेशा ही कहते हैं पाकिस्तानी खाने बहुत स्पाइसी होते हैं और बहुत मिर्चें होती हैं। हाँ। क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, स्पेशली कराची का? हाँ, कराची का खाना बहुत मुझे पसंद है, इतना फ्लेवरफुल और बहुत अच्छा है। इधर सब कुछ हलाल भी होता है तो वो बहुत पसंद है। होती है ना? हाँ, बहुत आसानी हो जाती है। Exactly. रोड साइड फूड ट्राई किया? मैंने सुना है कि नहीं ट्राई करना चाहिए ताकि सिक नहीं हो जाऊं। दिल कर रहा था? बहुत कर रहा क्या था। खाने का दिल किया जब सड़क कराची की सड़कों से गुजर रही थी? तो गोला गंडा मुझे खाना था, मगर मिनरल वाटर से नहीं बनता है। बिरयानी खा ली? हाँ, बिरयानी खाया। मुझे चिकन मखनी और बटर चिकन बहुत पसंद है। बनाती भी है? हाँ जी, बनाती भी। You're a good chef? नहीं, इतनी अच्छी नहीं हूँ, मगर मीडियम अच्छी हूँ। मेरी मॉम बहुत अच्छी शेफ है। ओके, ज़बरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालिक क्या राय है आपकी? इनका इमेज
अमेरिका में बहुत पॉजिटिव है बिकॉज वो यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर चुके हैं एंड एज अ यंग पर्सन वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि वो हमारे फ्यूचर लीडर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में ऑलमोस्ट इनके सारे बिलो लेवल्स एक्सेप्ट फॉर इमरान खान से मुलाकात हुई सो बहुत इन सब से लर्न करने मिला कि इनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं इनके साथ इनका लीडरशिप स्टाइल कैसा है तो बस मीडिया के परसेप्शन नहीं है वो फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव भी मुझे मिला इनके बारे में तो आई फील लाइक मेरे पास एक वेल राउंडेड पिक्चर है इनके बारे में Great. Anything you want to add? मैं एक बुक भी ओके रियली क्विक मैं एक बुक भी लिखती हूँ इंशाल्लाह अगस्त 2021 में होगा मेरे बारे में 3 डॉक्यूमेंट्रीज भी है एक हुलू एक अमेज़न एंड एक PBS पर सो इंशाल्लाह कीप इन टच मैं सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव हूँ एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग मी Thank you for coming. Thank you for coming. It was nice to have you on our show. Thank you very much, बुशरा. चलिए तो गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा. कुछ और मेहमान भी बाकी हैं जिनसे करेंगे मुलाकात लेकिन ब्रेक के उस पार. तारीखी शहर लाहौर की बात करेंगे वहाँ का एक ऐसा बाग जो कि तारीखी बाग है और ना जाने सदियों पहले जब ये बाग बना था तो यहाँ पर जो माहौल था और जो यहाँ की तारीफ़ें थी बड़ी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अभी भी PHA की जानिब से कि उस चीज़ को वापस उसी तरह से रखा जाए और अभी भी कुछ चीज़ें इस बाग की ऐसी हैं जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है. मैं बात कर रही हूँ बाग जिना की जिसकी सैर हमें करवाएंगी आयशा अता. कदावर दरख्त चारों इतराफ फैली हरियाली 145 एकड़ रकबे पर मुहित ये मनाजिर है बागों के शहर में वाक़े बागे जिना की. सफेद पत्थर से तामीर बाग के माथे का झूमर समझी जाने वाली कायदे आजम लाइब्रेरी का जिक्र हो या बात की जाए मुगल गार्डन की जिसकी 12 दरिया और राहदारियां मशरकी और मगरबी फने तामीर की आईनादार हैं. 1861 में ये लाहौर शहर में बना. ये तकरीबन 176 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसमें 21 एकड़ के करीब चिड़ियाघर को जगह मुख्तस कर दी गई और फिर तकरीबन 14 एकड़ जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को दिया गया ताकि वहाँ पे बोटेनिकल गार्डन बनाया जा सके. तो मौजूदा हालत में ये 145 एकड़ के करीब ये मुहित एरिए पे मुहित बाग जना है. 1880 में बनाया गया लाहौर जिम खाना क्लब बीट पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहा है. आखिरी मर्तबा 1959 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन टेस्ट मैच यहाँ खेला गया. सिर्फ यही नहीं बाग का दिलफरेब हिस्सा गुलिस्तान फातिमा है जिसे 1935 में मादरे मिल्लत के नाम से मंसूब किया गया. पार्क में वाक़ई मस्जिद दारुल उलूम को 1960 में तामीर किया गया जबकि 1960 में ही यहाँ दारुस्सलाम नामी लाइब्रेरी की बुनियाद भी रखी गई जिसमें 48,000 से ज़ायद तारीखी कुतब आज भी मौजूद हैं. बड़े बड़े अपने वक्त के लिहाज से स्कॉलर यहाँ खुतबा जुम्मा इरशाद फरमाते रहे. सबसे मशहूर तरीन शख्सियत डॉक्टर इसार साहब मरहूम की है जो यहाँ 30 से 35 साल उन्हें खुतबा जुम्मा इरशाद फरमाया. इस वक्त लाइब्रेरी में किताबों की तादाद 48,000 है. क़ारीन की तादाद इस वक्त तकरीबन जो है वो रोज़ाना आने वालों की 250 से लेकर 300 तक है. इस लाइब्रेरी की 3 दफ़ा तोसी हो चुकी है और इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह कुतुब खाना अतवार के रोज़ भी खुलता है. बागी जना अपनी खूबसूरती, वुसअत और कदीम दरख्तों के बाइस अलग पहचान रखता है. तारीखी मुकामात और कदीम दरख्तों के बाइस नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने बागी जना को पाकिस्तान का ताज और पूरे एशिया के लिए अहम असासा करार दिया है. कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर.
आगे बढ़ते जनाब, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की बात करते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हर कोई ये चाहता है कि वो जब मंडी जाए ना तो सबसे खूबसूरत जानवर हो, उसकी रस्सी उसके हाथ में हो। ईद कुर्बा पर भारी भरकम मवेशी तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं 70 लाख के बादशाह। वैसे बादशाह बड़ा सस्ता, 70 लाख करोड़ों वाले बादशाह देखे हैं, और 10 लाख के बोला से खूबसूरत मवेशी दिखाने के लिए हमने रुक किया सिंध डेयरी का, जहाँ 50 के करीब जानवर मौजूद है। और इसी पर हमने बात करने के लिए दावत दी है बाड़ा मुंतज़िम मोहम्मद जमील साहब को। जमील साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये 70 लाख का बादशाह, मतलब अगर कोई ख़रीदना चाहे तो 70 लाख से मेरे ख्याल से 75 लाख की अमाउंट उसके बैग में होनी चाहिए। क्या ख़ास बात इस बादशाह की? जी, बड़े जानवर के माशाल्लाह खर्चे होते हैं। खाली भैंस तले जब बच्चा होता है 12 लाख का बिकता है एक हफ्ते का। हाँ। ये जो आपके पीछे इस वक्त आ रहा है, ये बादशाह है? जी, ये बादशाह है। अच्छा, ये कितना वजन है इसका? इसका वजन है 60 kg। 60 किलो? हाँ, किलो। 60? जी जी। मन में नहीं होता। हाँ, ये तो मन में होता है मुझे लगता है। गायें 60 मन पे हाँ। ये मन पे 60 किलो तो मेरा है। जो है नहीं 60 मन भाई। अच्छा, फिर ठीक है। ओके, अब सांस में सांस आया। 60 मन। आप ये बताएंगे क्या कुछ खिलाते पिलाते रहे हैं, कितनी इसकी उम्र है? ये बच्चे की माशाल्लाह उम्र है 32 महीने की। 32 महीने की, ठीक है। और एक महीने में कितना खर्चा आता है इसके खिलाने पिलाने में? जानवरों का महीने का खर्चा आता है 45,000 महीना, बड़े जानवर का। यानी बादशाह का 45,000 महीना आया है माशाल्लाह। दूध, मक्खन, सरसों का तेल, ये बड़े जानवरों का बड़ा खर्चा होता है। यानी तकरीबन 14-15 लाख का तो आपने खाना खिला दिया इसको। जी 3 साल में। फिर भी 70 लाख का क्यों है? फिर भी 70 लाख? ये महंगाई बहुत है। अभी ये बच्चा जब भी लेगा कोई पालने वाला लेगा, कुर्बानी वाला कोई भी नहीं लेगा इंशाल्लाह। ये 2 साल और भी गुंजाइश है। हाँ। जी। उम्र जैसे आप बता रहे हैं इसकी 32 महीने। यानी ये इस दफा आपने इस नियत से आप लेकर आए कि कोई लेगा इसे अगले साल के लिए। अगले साल के लिए ठीक है। आप जरा 10 लाख का जो भोला है वो भी तो दिखाएं, उसके बारे में भी बताएं। जी भोला बच्चा है लाल बादशाह। अच्छा, भोला बच्चा लाल बादशाह, 10 लाख। आपने क्या सोच के रखा था भोला बच्चा लाल बादशाह? ये प्यार से जो है नाम रखते हैं। मेहनत बहुत होती है, बच्चों को इतना प्यार करना पड़ता है बच्चों के साथ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये लाल बादशाह जो खाली वाला बादशाह और ये भोला बच्चा, इसको कोई खरीदने आया? जी माशाल्लाह खरीदारी हो रही है माशाल्लाह। अभी रेट लग रहे हैं, अच्छे रेट लग रहे हैं। अच्छा। 45 जी 40। नहीं, इस 10 लाख के भोले के 45 लाख रेट लग रहे हैं। दूसरे का बादशाह का। अच्छा, तो ये जो भोला है इसका, हाँ। जी कितने तक का बेच देंगे ये जो बादशाह है 70 लाख जिसकी कीमत आपने मुकर्रर की है? ये इसका इरादा है 50 तक, 50 तक। महक की रेंज तो 30 है। जी नहीं 30 नहीं है। इतने भी तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे हमारे माशाल्लाह। नहीं, वैसे इसको लेके पालना इससे अच्छा नहीं बनता अपने बच्चों को पालना। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो 10 लाख का जो ये बोला है, इसके कितने पैसे लगे अभी तक? ये बच्चा बड़ा है, छोटा एक बादशाह छोटा है, इसके मांग रहे 30 लाख रुपया। अच्छा, मुझे बताएं ये दांतों पे बेचे हुआ। अच्छा, आपके पास 50 इस वक्त जानवर इस बाड़े में मौजूद है, तो जो बाकी जानवर है उनकी भी क्या यही खुसूसियात है? उनके भी क्या इतनी कीमतें हैं या कोई एक जानवर हमें कम कीमत में मिलता है? कम कीमत वाले बच्चे जो मेरे पास 8 लाख वाले 6 लाख वाले थे बिक गए माशाल्लाह। अभी जो है ना कम से कम जो है 4 लाख वाले 6 बच्चे खड़े हुए हैं। वो खड़े हैं। बहरहाल ये जो जानवर आपने पाले हैं बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पाले हैं, इनको ज़ाहिर है खूब खिलाया पिलाया, मोटा ताज़ा के, इसलिए आपने कीमत ज़्यादा मांगी है। अगर हम 2 बकरे खरीद रहे हैं, 2 बकरे को खरीदे, तो लास्ट में मुझे बता दें कि क्या वैसे आम सा क्या रेट चल रहा है? बकरे का भी रेट, आम बकरा अच्छा तो अच्छा बकरा 4.5 लाख का, 4 लाख का बकरा भी। लाखों में बातें हो रही है भाई, अगर हजारों लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर शेब से बात करती हूँ। शेब, आप ना एक काम करें, आप पिक्चर्स बहुत ज़्यादा लगाएं, शाउट आउट दिया करें, कमाई का जरिया हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरे फिर भी नहीं करता ये काम। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है जनाब। एक छोटी सी खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अब लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा क्या हम टीवी लगाएं, क्या हम पूरा शो
शो देखें, सोशल मीडिया पे जाते हैं। बोल के कहते हैं कि महक के इंस्टाग्राम पे जाएंगे, मालूम हो जाएगा कि आज महक ने कौन सा ड्रेस वेयर किया था और महक की किस टॉपिक पे बात की थी। खवातीन को हमेशा इसीलिए शायद देखा जाता है कि कौन सा जोड़ा उन्होंने किस ब्रांड का पहना है। जनाब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अब हमें मिल गए हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल हमें नजर आती है। स्पेशली अगर महक की बात की जाए कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी कमाई का जरिया बन रहा है ये और अच्छी खासी कमाई, कम कमाई भी। यस, अब एक पोस्ट के, वो चाहे ट्वीट हो, वो चाहे वीडियो शाउट आउट हो, वो चाहे एक पिक्चर के साथ हो, तो वो एक पोस्ट के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये आम सोशल मीडिया सारिफ सोचता है कि शायद बड़ा आसान सा हो गया है किसी प्लेटफॉर्म पर कमाना, कि वीडियो बनाओ, एक पोस्ट करो और आसानी से पैसे कमाओ, लेकिन हकीकत में ये आसान नहीं है। सवाल ये है कितना मुश्किल है, कैसे ये किया जा सकता है, कैसे ये हो रहा है। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर हसन, यू आर अ मॉडल, अ होस्ट, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शुएब एंड गुड मॉर्निंग महक, हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं? ग्रेट, आप सुनाएं। बस सब सही, ठीक ठाक, और आपको देख के काफी फ्रेशनेस फील हो रही है। थैंक यू ज़ैर। सुबह सुबह ये जरूरी होती है ना। अगर हम फ्रेश नहीं होंगे आवाम को क्या जगाएंगे? हम तो आते साथ कहते जी पराठे बना लें, चाय बना लें, लस्सी बना लें और बैठ जाए हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। लिटरली आई वाज एंजॉयिंग द शो और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू ज़ैर। थोड़ा सा हमने आपको वेट भी कराया। अच्छा उज़ैर, वैसे तो बहुत से टॉपिक्स हैं जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि आजकल जनरली हम ये देखते हैं एक एप्लीकेशन चर्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्रिटिसिज्म होता है, फिर बैन की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर बैन लिफ्ट होता है, फिर बैन होता है, फिर बैन लिफ्ट, फिर बैन। ये कल्चर क्या है? अच्छा, ये वाला कल्चर जो हमें ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इस तरह की हैं नहीं। एंड इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो यूट्यूब पे देखने को मिला। जब यूट्यूब बैक इन 2012 एंड 13 बैन हुआ था, एंड उस टाइम पे जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स लोगों ने इनफैक्ट यूट्यूब चैनल्स बनाए थे वो आज उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एंड इवन जो सब्सक्राइबर हैं, शायद अगर हमारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और जो यूट्यूबर्स हैं उस वक्त अकाउंट्स बनाते तो आज भी वो दुनिया के टॉप यूट्यूबर्स में उनका शुमार होता। लेकिन ये जो लॉस है ये किसके ज़िम्मे जाएगा, ये डेफिनेटली किसी को नहीं पता कि उस वक्त आप इसको रेगुलराइज कर देते, या जिस तरह अभी टिकटॉक की अगर हम बात करें तो वो भी मुख्तलिफ हिस्सों में बैन हो रहा है। और ये सिर्फ टिकटॉक तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो इंडिया में और मुख्तलिफ कंट्री जो साउथ एशियन है वहाँ पर बैन हो रहा है। अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक अपना फोकल पर्सन रिप्रेजेंटेशन के लिए दे दिया है कि जिसपे कोई ऐसा मवाद या कोई ऐसा कंटेंट जो कि किसी को भी दिल आज़ारी करे या हर्ट करने वाला हो या किसी तरीके की चीज़ को प्रमोट करो जो कि आपके कल्चर और जो नॉर्म्स हैं उससे आउट रहती है, तो उसको जो ये वो हटा देंगे। तो ये एक चीज़ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई है डेफिनेटली, वरना वाकई पहले बैन वाला मामला बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसमें अगर हम इस पर भी यूँ देख लें कि ये जो बैन होता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा शख्स है या ऐसी खातून है जिसने अपनी पहचान ही किसी एक प्लेटफॉर्म से बनाई है, कोट कर देता हूँ, जन्नत मिर्ज़ा हैं टिकटॉक पे या और बहुत से लोग हैं, अब पहचान बना ली उन्होंने एक प्लेटफॉर्म से, अगर वो प्लेटफॉर्म बैन हो जाएगा क्या वाकई फ़र्क पड़ता है उनकी ज़िंदगी पर? फॉर श्योर शुएब, इससे फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। एंड खास तौर से इफ़ यू आर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप तो उससे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। यू नो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब इस तरह के लोगों ने खुद क्रिएट किया ना अपॉर्चुनिटीज़, तो उन्होंने खुद देखा कि इसके अंदर एक चीज़ थी कि जिससे वो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैन करने शुरू आप कर देंगे तो उनके पास भी कोई रास्ता नहीं होगा। एंड उनकी जो फॉलोइंग है वो भी जो है आप गायब होनी शुरू हो जाएगी। इवन जब आप लोग स्टोरीज या अपनी पोस्ट नहीं लगाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी कम हो जाती है। आवाम भूलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं शेख को कहती हूँ तुम बिल्कुल इंस्टाग्राम यूज़ किया करो, जो ये बिल्कुल नहीं करता। शेख आप हैं इंस्टाग्राम पे? मैं इंस्टाग्राम पे तो अच्छा, तो आपका कोई नाम बहुत ही डिफरेंट स्पेलिंग का होगा क्योंकि मुझे आप नज़र नहीं आ रहे शेख, मैं आपको ढूंढ। अच्छा, यू राइट, एक्चुअली वाकई थोड़ा सा डिफरेंट स्पेलिंग से ही मैंने लिखा हुआ। मैं चाहता हूँ कम से कम लोग मुझे ढूंढें। आई डोंट नो व्हाई। अच्छी बात है अगर आप हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, चाहे थोड़ा दिन में टाइम देते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जिस तरह नादरा का शनाख्ती कार्ड और आपका पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल लाइक आई एम मोहम्मद शुएब, तो वो इतना कॉमन सा नहीं, वो इतना कॉमन सा नाम है कि उस कॉमन नाम पे अगर मैं जाऊं तो वो अकाउंट ही नहीं बनता। नहीं, तो आप यूजर नेम कोई ऐसे क्रिएट करें कि वो सारे जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका एक यूजर नेम होगा, तो जो आपकी फॉलोइंग है, जो लोग आपको फॉलो करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे एक ही यूजर नेम होना चाहिए। यूजर नेम हो सकता है। ओके, अच्छा आप मुझे बताएं कि ये जो सोशल मीडिया पर पहचान बनानी होती है, कितना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये?
शुएब, कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप लोग मॉर्निंग शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटेंट जितना ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और उतने ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। यही चीज़ अगर आप बिल्कुल ही ऑपोजिट कर रहे हो कि आप एक शो कर रहे हैं जिसकी व्यूअरशिप यहाँ पे मार्केट में नहीं है और आप जो है ज़बरदस्ती उसको जिस तरह एक टाइम था एक ट्रैक से हट के कर रहे थे। एक टाइम पे जब हम शोज़ देखते थे तो हमें लगता था शायद गाड़ियों के शो बहुत मज़े के होते हैं और ये शोज़ टीवी पे क्यों नहीं दिखाए जाते हैं। फिर जब हम चैनल वालों से बात करते थे तो कहते थे कि शायद आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, ये उसके लिए नहीं है। वो देखने में बड़ा फैंसी लगता है लेकिन हमारे लिए ना एड्स हम जनरेट कर सकते हैं, ना हमारी जो ब्रांड इंटीग्रेशन है वो किसी तरह कर सकते हैं। और ऑडियंस की क्लास को भी मद्देनजर रखते हुए चीज़ को सामने सोशल इकोनॉमिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अच्छा मुझे बताएं कि हम कहते हैं जो सोशल मीडिया पे जैसे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बड़ा कमाते हैं जी, इनकी तो कमाई बड़ी लाखों में, ऐसा ही होता है? इस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि जो पीआर पैकेजेस वगैरह लोगों को अक्सर मिल रहे होते हैं या कोई ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक अमाउंट कोट किया हुआ होता है, तो एक्टर्स का डेफिनेटली अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा एक उनको अमाउंट मिल रहा होता है। एंड कुछ एक्टर्स की तो बाकायदा ऐसे अमाउंट्स हैं, ऐसे रेट्स हैं जिससे वो नीचे नहीं आते या उन्होंने एक फिक्स एक अमाउंट रखा हुआ है। फिर जो आते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो जिनकी फॉलोइंग जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही बढ़ी है, वो डिफरेंट मेकअप वीडियोस या डिफरेंट अपने ड्रेसेस की वीडियोस डाल के लोगों को उन्होंने एक गैदर की है एक ऑडियंस, तो उनके रेट्स ऑफ डेफिनेटली मैटर करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्रांड इंटीग्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल, कि आपकी जो ब्रांड की अवेलेबिलिटी है एंड जो लोग की समझने की सलाहियत है वो कितने आगे तक पहुँच रही है, तो उसमें ही आपके इन्फ्लुएंसर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ पैसे बना रहे हैं, उसकी वजह से ब्रांड्स पैसे बना रहे हैं, उनकी चीज प्रमोट हो रही है ना, वो कहेंगे अच्छा फलाने टिकटॉकर ने जोड़ा बना था तो अम्मा अब यही लेना है। और जोड़े की आप बात कर रही हैं तो कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, लोग बोलते हैं इतनी महंगी एक्ट्रेसेस लेने का क्या फ़ायदा था। एक बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर है पाकिस्तान के, वो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस लेके उनसे उनके कपड़े पहनवाते थे तो लोग बोलते थे यार ये पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कि उस मॉडल या उस एक्ट्रेस को लेने का उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा या उसकी सेल्स वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा। हम बहुत ही एक छोटे उस पे स्केल पे जो है मेजर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप मॉडल भी हैं, आपने कहा कि कुछ एक्टर्स ऐसे जो कि एक स्केल तक वो लेते हैं पैसे और उससे वो नीचे नहीं आते, उनका इतना उन्होंने कहा कि हमने इतना लेना है। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे जो कि टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स को कहते हैं कि इनके अंदर बिल्कुल एक्टिंग स्किल्स नहीं है, आ गए हैं ना इन्हें पता है, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे प्रोग्राम में हमने चलाया भी है, कुछ हमारे अदाकार बड़े अच्छे हैं जो कि ये बातें करते नज़र आते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो थोड़ा इनसिक्योर होना शुरू हो चुके हैं? इनसिक्योर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जब आप टिकटॉक पे जाते हैं तो जैसे एग्जांपल दे रहे थे शुएब के जन्नत मिर्ज़ा हैं, तो जब उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं या 8 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, सो ऑफ कोर्स जन्नत मिर्ज़ा ने शायद वो वाला काम नहीं किया हुआ होगा जितना एक करंट आप जो भी प्रिवेलिंग चैनल पे एक टीवी आर्टिस्ट या एक ड्रामा आर्टिस्ट या एक फिल्म आर्टिस्ट ने किया हुआ है। थिएटर बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक्टिंग स्किल सीखना तो आप थिएटर करें पहले। लेकिन ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ, अब अगर हम इसी के ऊपर बात करें तो हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स की वो क्वांटिटी नहीं है। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, ईरान या इंडियन सिनेमा की बात करें, सो दे हैव ऑल दीज मूवीज़ एंड ड्रामाज गोइंग ऑन, और OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से ऑफ कोर्स वहाँ पे भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितने एक्टर्स हैं। उनकी वजह से जो अब ये नए अमेज़ॉन पे, नेटफ्लिक्स पे, हुलू पे, हॉटस्टार पे जो नए ड्रामाज बन रहे हैं, तो इनमें उन एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा है जो डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चांसेस नहीं मिल रहे थे। तो इसी तरह अगर हमारे यहाँ भी शायद ये वाले प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए, कोर्स उर्दू फ्लिक्स एक मैं देख रहा था बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर बनेंगे तो शायद यही टिकटॉकर उसमें काम करके या यही एक्टर्स जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चांसेस मिला भी है, बिल्कुल, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी के सॉन्ग्स आ गए हैं, कोई ऐड में आ गया है। ये वाली चीज़ अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इस वक्त जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसमें इतने अच्छे एक्टर्स डेवलप हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं कि शायद जब वापसी की तरफ लोग आएंगे तो थिएटर्स में मेन एक्टर जो बॉलीवुड या हॉलीवुड या पाकिस्तानी एक्टर से भी वही एक्टिंग का लेवल जो है लोग मांगेंगे जो कि वो ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी नेचुरल, दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम कहते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिंग करते हैं या जो चैनल्स रन करते हैं, जैसे यूट्यूबर हो गए, टिकटॉकर्स हो गए, जिनका मोस्टली हम जैसे जन्नत मिर्ज़ा या हरीम शाह, अगर एक चीज़ बैन हो जाती है फिर इनका फ्यूचर कहाँ है?
इनका फ्यूचर फॉर श्योर डार्क ही मैं कहूँगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सिचुएशन या वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे प्लेटफॉर्म जैसे हमने बताया कि काफ़ी कम है, एंड रियलिटी शोज़ पहले होते थे वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। एंड जब आप इस तरह की चीज़ें मिनिमाइज करते रहेंगे, आप उनका जो कह रहे हैं ना घेरा तंग करते रहेंगे, तो डेफिनेटली एक जो लेवल होता है या एक ग्रोथ का लेवल होता है, हर एक का एक सर्टेन टाइम होता है जिसमें वो अर्न करता है या दे आर लुकिंग एट देयर बेस्ट। तो वो जब आप उनका टाइम निकाल देंगे, सो ऑफ कोर्स उसका जो खमियाजा है उसके ऊपर जाहिर सी बात है आप जज नहीं कर सकते किसी को, या वो लोग नहीं बाद में आप ही को ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे या कंट्री को ब्लेम करेंगे, विच शुड नॉट बी द केस। लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ कहते हैं ना कि शायद बाप के नाम को इस्तेमाल करके आगे आ गया, हालांकि एक्टिंग स्किल इसमें बिल्कुल नहीं है, माँ के नाम को इस्तेमाल करके आगे आ गई, इसमें एक्टिंग स्किल बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम सुनने को हमें मिलता है। आपको लगता है टिकटॉक पर, यूट्यूब पर ऐसे उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छे एक्टर्स मौजूद हैं और उन्हें ज़्यादा चांस मिलना चाहिए? नेपो किड्स के बारे में आप बात कर रही हैं, अक्सर जो है वो मुझे नेपो किड्स और ये जो फादर और ये वाली चीज़ से अक्सर करण जौहर याद आ जाते हैं क्योंकि जितना मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन नाम मेंशन कर जितना उनको क्रिटिसाइज किया गया इसके ऊपर, देखें जो ये नेपोटिज्म वाली चीज़ है या इस तरह से आपको चांस ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। कोई आपको चांस दिलवा सकता है, कोई आपकी सिफारिश करके आपको फिल्म दिलवा सकता है, ड्रामा दिलवा सकता है, पर वहाँ पर रहना दैट्स टोटली योर टैलेंट कि आप किस तरह वहाँ पर हैं। कोई आके ये ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा लोगों को इसका ड्रामा देखो या इसकी रेटिंग बढ़ाओ या इसकी फिल्म के टिकट्स देखने जाओ। वो आप प्रमोशन करते रहें, वो आप हेलीकॉप्टर से लोगों को कुदवा दें, कुछ भी करें, वो बेसिकली आपका शेयर टैलेंट पे डिपेंड करता है। ग्रेट उज़ैर, थैंक यू सो मच, आप आए और बड़ी ज़बरदस्त सी गुफ्तगू, टाइम कम था लेकिन और बात आपसे किसी और शो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच उज़ैर। थैंक यू।